हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का पढ़ ले टेंथीज यूट्यूब चैनल में। एंड माय नेम इज आरुषि मल्होत्रा और आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर को। सो ये बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है। अगर आपने टर्म 1 में ट्रिग्नोमेट्री बहुत आराम से बहुत अच्छे से सीखा है, समझा है, तो ये चैप्टर तो बस क्या है, अ पीस ऑफ केक है, यानी कि बहुत ही सिंपल है, राइट। चलिए, सबसे पहले आगे सेशन में आगे बढ़ने से पहले एक बार आप मुझे अच्छे से जान लीजिए, दैट इज योर मेंटोर, नो योर मेंटोर या नो योर टीचर। सो माय नेम इज आरुषि और मेरी जो क्वालिफिकेशंस हैं वो मैथ्स के अंदर ही हैं, यानी कि आई एम मास्टर्स इन मैथ्स। ओके, चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर के साथ और सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। जब तक हमें यही क्लियर नहीं होगा कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, तभी तो हम उसके एप्लीकेशंस के बारे में आगे पढ़ पाएंगे, है ना। सो व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? सो ट्राई, ये जो वर्ड है ट्राई, ये जो वर्ड है ट्राई, दिस मीन्स 3। ट्राई का मतलब होता है 3। ये जो गन है इसका मतलब होता है साइड्स। और ये जो वर्ड है मेट्री, ये निकल कर आता है वर्ड मेजरमेंट से। ये निकल कर आता है वर्ड मेजरमेंट से। क्लियर? सो ट्राइगन मतलब 3 साइड्स, दैट मीन्स ट्रायंगल। ओके, मेट्रॉन या फिर मेट्री, ये वर्ड निकल कर आता है मेजरमेंट से, यानी कि टू मेजर। सो यानी कि अगर हम ट्रायंगल की साइड्स को और एंगल्स को मेजर करते हैं और उनके बीच के रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं, तो हम पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। सो दैट मीन्स ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। यानी कि साइड्स और एंगल्स के बीच का जो रिलेशनशिप होता है, उसको जब हम स्टडी करते हैं तब कहा जाता है ट्रिग्नोमेट्री। क्लियर? इजी, राइट। सो आप लोगों ने देखा हुआ है कि ट्रिग्नोमेट्री का जो हम इस्तेमाल करते हैं वो राइट एंगल्ड ट्रायंगल्स में करते हैं। हम किस में करते हैं? राइट एंगल्ड ट्रायंगल्स में करते हैं। और ये भी चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर है कि अगर हमारे पास कोई भी एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल है ए बी सी, जहां पर एंगल बी हमारा एक 90 डिग्री है, यानी कि राइट एंगल है, तो उसके ऑपोजिट वाली साइड हमेशा हमारा हाइपोटेन्यूस होती है। ठीक है, यानी कि कैपिटल एच। अगर एंगल सी हमारा कोई भी एक्यूट एंगल है, एंगल सी हमारा कोई भी एक्यूट एंगल है जो हम कंसिडर कर रहे हैं, तो उसके ऑपोजिट वाली साइड हमेशा हमारा परपेंडिकुलर होती है। क्लियर? उसके ऑपोजिट वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है और उसके एडजेसेंट साइड जो होती है वो हमेशा हमारा बेस होती है। क्लियर है? इजी। सो आपने ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज के बारे में पढ़ा है, आपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ा है, तो इतना सब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक छोटी सी चीज है जो याद रखनी है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज क्या होती है। सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज क्या होती हैं? जैसे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, है ना। सो थीटा क्या है? यहां पर ये हमारा एक एक्यूट एंगल है, उसके साथ जब हम साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोजेक या कॉट लगा देते हैं तो वो बन जाती हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। यानी कि ये साइन थीटा, इस साइन का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। अगर आप इस साइन को अकेले लिखेंगे तो इसका अपना कोई रोल नहीं है, अपना कोई वजूद नहीं है। लेकिन जब ये साइन जो एक एक्यूट एंगल के साथ लिखा जाता है, उसके कांटेक्ट में आता है, उसके संपर्क में आता है, तब ये जाकर बनता है एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। तब ये जाकर क्या बनता है? एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बनता है। ठीक है, अब इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज को याद करने का एक शॉर्ट सी ट्रिक है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। लेकिन अभी के लिए आई होप आप सभी को याद आया कि ट्रिग्नोमेट्री आखिरकार होती क्या है। अब हमें मेन इस चैप्टर में बात करनी है कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री हमने पढ़ी है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में, उसका यार रियल लाइफ में यूज क्या होता है। यानी कि ये साइन थीटा, टैन थीटा, ये जो हम इतना सब कुछ पढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 8 में हम पढ़कर आए हैं, उसका रियल लाइफ में कहीं कुछ यूज भी है या नहीं। सो वो हम इस चैप्टर के अंदर देखने वाले हैं। और बहुत ही सिंपल सा यूज है कि अगर कभी मान लो आपको कोई कहता है कि यार ये माउंट एवरेस्ट है या ये ग्रेट हिमालयाज है,
है ना। इसकी हाइट बताइए, तो आप गूगल पर जाएंगे तो आपको किसी भी माउंटेन की या किसी भी बड़ी से बड़ी बिल्डिंग की हाइट जो है वो बहुत ही आराम से मिल जाएगी, है ना। लेकिन वो कैलकुलेट कैसे करी जाती है, वो कैलकुलेट क्या इंची टेप लेकर चले गए, मेजरिंग टेप लेकर चले गए और माउंट एवरेस्ट की हाइट कैलकुलेट कर ली, या कुतुब मीनार की हाइट कैलकुलेट कर ली, या एफिल टावर की हाइट कैलकुलेट कर ली? नहीं, इतनी बड़ी तो भाई हमारे पास मेजरिंग टेप भी नहीं होगी, है ना। सो उसके केस में जब भी हमें बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स की या माउंटेन्स की हाइट कैलकुलेट करनी है या बहुत ज्यादा लंबे लंबे डिस्टेंसेस कैलकुलेट करने हैं, तब हमारी मदद क्या करता है, ट्रिग्नोमेट्री करता है। तब हम ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से किसी भी बड़ी से बड़ी बिल्डिंग की या किसी भी माउंटेन की हाइट को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि माउंट एवरेस्ट की हाइट कैलकुलेट करनी है, या एफिल टावर की हाइट कैलकुलेट करनी है, स्टैचू ऑफ यूनिटी की हाइट कैलकुलेट करनी है। सो वो कैसे किया जाता है, विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। क्लियर। अगर किसी ऊंचाई पर हमारा हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन उड़ रहा है, तो ग्राउंड से वो कितनी हाइट पर फ्लाई कर रहा है, उड़ रहा है, उसकी हाइट कैलकुलेट करनी है। सो वी विल यूज ट्रिग्नोमेट्री। अगर हमें डिफरेंट हेवनली बॉडीज के बीच में, अर्थ या सन के बीच में, अर्थ या मून के बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, डिफरेंट डिफरेंट सेलेस्टियल बॉडीज, हेवनली बॉडीज के बीच का डिस्टेंस अगर हमें कैलकुलेट करना है, तब भी हम ट्रिग्नोमेट्री का ही यूज करते हैं, है ना। ठीक है जी, चलिए अब करना कैसे है भाई इस्तेमाल। तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट मेजर टर्म्स हैं जिनका हमें मीनिंग क्लियर होना चाहिए। अगर इन टर्म्स का हमें मीनिंग क्लियर हो जाता है तो हमारा काम बहुत आसान हो जाता है, फिर हम हाइट या डिस्टेंस बहुत आराम से कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर आपने नोट किया हो, अगर आप एनसीईआरटी के अलावा कोई और बुक देखते हो, सपोज आर.एस. अग्रवाल या आर.डी. शर्मा, तो उन बुक्स में इस चैप्टर का नाम हाइट्स एंड डिस्टेंसेस भी दिया जाता है। इसी सेम चैप्टर को डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में हाइट्स एंड डिस्टेंसेस भी कहा जाता है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री की मदद से ही हम बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स की हाइट्स या फिर लंबे लंबे डिस्टेंसेस कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। अब सबसे पहला इंपॉर्टेंट टर्म है हमारे पास लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट क्या है, दृष्टिकोण। यानी कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर देख रहे हो तो एक जो इमेजिनरी लाइन आपकी आंखों से बन रही है, एक इमेजिनरी लाइन जो आपकी आईज से बन रही है, दैट इज द लाइन ऑफ साइट। ठीक है। तो देखिए क्या बोला जा रहा है, व्हेन वी लुक एट सम ऑब्जेक्ट देन द लाइन मेड बाय आवर विजन, हमारी आंखों से जो इमेजिनरी एक लाइन जा रही है उसे कहा जाता है लाइन ऑफ साइट। ठीक है। अगर मैं यहां पर खड़ी हूं और मेरे सामने कोई ऑब्जेक्ट है, मैं उसे देख रही हूं, तो जो एक इमेजिनरी लाइन जा रही है मेरी आंखों की तरफ से, उसे लाइन ऑफ साइट कहा जाता है। क्लियर है। आपने कभी देखा होगा यार मूवीज में, कभी जो साइंस फिक्शन वाली मूवीज होती हैं उसमें दिखाया जाता है कि अगर जो रोबोट है वो देख रहा है, या कोई एक ड्रैकुला है वो देख रहा है, तो उसकी आंखों से एक ब्लू कलर की रे जो है वो निकल कर जाती है। दैट मीन्स दैट इज द लाइन ऑफ साइट, कि हमारी आंखों की तरफ से एक लाइन, एक इमेजिनरी लाइन जा रही है टुवर्ड्स दैट ऑब्जेक्ट जिसको हम देख रहे हैं। क्लियर है। ठीक है। यानी कि यहां पर कोई बच्चा खड़ा है और इसकी आंखों से वो देख रहा है इस पेड़ के टिप पर, वो इस पेड़ के टिप को देख रहा है, तो दिस लाइन इज लाइन ऑफ साइट, इसे कहा जाता है लाइन ऑफ साइट। क्लियर। ओके। उसके बाद बारी आती है हॉरिजॉन्टल लाइन की। अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है, देखिए ध्यान से देखिएगा। A horizontal line is a distance between the observer and the object. ये हमारा ऑब्जर्वर है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। सो ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच में जो एक डिस्टेंस होता है, उस लाइन को हम हॉरिजॉन्टल लाइन कह देते हैं। ठीक है जी, डन। अब यहां पर आपको दिख रहा है कि ये कुछ एंगल बन रहा है। हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में कुछ एंगल बन रहा है, और यहां पर लिखा है कि इसका नाम है एंगल ऑफ एलिवेशन। सो देखिए जो वर्ड है एलिवेशन, आपने सुना होगा कि लिफ्ट को हम बहुत बार एलिवेटर भी कहते हैं। जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में लिफ्ट होती हैं, फ्रॉम ग्राउंड फ्लोर टू 5th फ्लोर जाने के लिए अगर हम लिफ्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको बहुत बार एलिवेटर भी कहा जाता है, क्योंकि वो हमें एलिवेट कर रही है। सो एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब है कि अगर हम यहाँ पर खड़े हैं और हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ देख रहे हैं,
सो दैट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द लाइन ऑफ साइट एंड द हॉरिजॉन्टल लाइन। एक ऐसा एंगल जो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में बन रहा है, और वो कब बन रहा है? जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर है, जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर है। आप देखिए, हम इस पेड़ की टिप को देख रहे हैं, सो दैट मीन्स दिस ऑब्जेक्ट इज अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन, जब हम अपनी आंखों को ऊपर करके देख रहे हैं। इमेजिन करो, आप अपनी छत पर खड़े हो, और नहीं, चलो आपका सड़क पर खड़े हो और आपका फ्रेंड जो है वो अपनी घर की छत पर खड़ा है, और आप उसको आवाज मार रहे हो कि राहुल जल्दी आजा नीचे खेलने के लिए। तो यानी कि आपको अपनी गर्दन ऊपर करनी पड़ रही है, क्योंकि आपका जो ऑब्जेक्ट है, आपका जो फ्रेंड है, वो ऊपर है ना। सो दैट मीन्स आप ऊपर की तरफ देख रहे हो, सो दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर? सो यहाँ पर डेफिनेशन भी लिखी है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन इज द एंगल मेड बाय द लाइन ऑफ साइट टू द टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट, जब हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं, एंड द हॉरिजॉन्टल लाइन, एक ऐसा एंगल जो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में बन रहा है, और वो कब बन रहा है? जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर है। क्लियर? दैट इज इट इज अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर है, जब हमें ऊपर की तरफ देखना पड़ रहा है। व्हेन वी लुक अबव, जब हम ऊपर देख रहे हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। ठीक है? सो व्हेन वी लुक अप टू द ऑब्जेक्ट, तब क्या बनेगा? एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। ठीक है? क्लियर है? सो लाइन ऑफ साइट समझ आया, हॉरिजॉन्टल लाइन समझ आया, एंगल ऑफ एलिवेशन समझ आया। अब बात करते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन की, कि भाई आप तो सड़क पर खड़े हो और आप देख रहे हो ऊपर, और आप अपने फ्रेंड को आवाज मार रहे हो कि राहुल जल्दी से नीचे आजा, खेलने चलते हैं, है ना। और राहुल जो है वो अपने घर की छत पर खड़ा है और वो नीचे की तरफ देख रहा है आपको, और वो बोल रहा है हाँ हाँ रुको रुको मैं अभी आया, है ना। दैट मीन्स कि आप ऊपर देख रहे हो, तो आपकी लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में जो एंगल बन रहा है, दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन। लेकिन राहुल जो है वो नीचे देख रहा है, तो जब भी अगर ऑब्जर्वर एक ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ देखता है, तब बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तब क्या बनता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्लियर है? इजी। सो द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज मेड व्हेन द ऑब्जर्वर नीड्स टू लुक डाउन, जब ऑब्जर्वर को नीचे की तरफ देखना पड़ रहा है, तब क्या बनता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन। और ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ये भी कैसे बनता है? देखिए यहां पर बन रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये भी कैसे बनता है? ये भी लाइन ऑफ साइट, क्योंकि यहां पर ऑब्जर्वर है और ये इस बॉल को देखने की कोशिश कर रहा है, सो ये हमारी लाइन ऑफ साइट है, और ये हमारा अब क्या है? हॉरिजॉन्टल है। ये अब हमारी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। सो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में जो एंगल बन रहा है वो है एंगल ऑफ डिप्रेशन। लेकिन फर्क बस इतना है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन तब बनता है जब हम नीचे देख रहे हैं, और एंगल ऑफ एलिवेशन तब बनता है जब हम ऊपर देख रहे हैं। क्लियर? इजी। सो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन में क्या अंतर है? बस एक हल्का सा अंतर है कि ऊपर देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन, नीचे देख रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। बाकी सब कुछ सेम है। बाकी सब कुछ सेम है कि ये दोनों एंगल्स जो हैं वो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में बनाए जाते हैं। ठीक है जी? क्लियर है सभी को? राइट? बस इतना सा ही छोटू सा कॉन्सेप्ट था जो समझना था। उसके बाद बस ट्रिग्नोमेट्री का यूज करना है एंड यू विल गेट योर आंसर। राइट? अब ट्रिग्नोमेट्री का यूज कैसे करना है देखिए। मान लो हम यहाँ पर खड़े हैं, इस पॉइंट ए पर हम खड़े हैं, और हमें इस एफिल टावर की हाइट जो है वो कैलकुलेट करनी है। और हमें क्या दिया जा रहा है? हमें दिया जा रहा है कि यार ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ना, दिस इज 45 डिग्री, और आपको दे दिया गया कि आप जो हो पॉइंट ए पर खड़े हो, और आपके और एफिल टावर के बीच का जो डिस्टेंस है ये आपको दे दिया। ठीक है? मान लो आपको ए बी जो है वो दे दिया। ठीक है? सो ए बी हमें गिवन है, और हमें क्या करना है भाई? BC ये हमें फाइंड आउट करना है, दैट इज हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ दिस एफिल टावर यू हैव टू कैलकुलेट। तो कैसे करेंगे? अब हमें दिख रहा है भाई कि ये चीज हमें गिवन है, और ये हमारा एक्यूट एंगल है 45 डिग्री। सो ये क्या बन रहा है भाई? ABC, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। सो ट्राइंगल ABC ये क्या बन रहा है?
एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल बन रहा है ना। और एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल में आप बहुत आराम से ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर सकते हो, क्योंकि आपको एक ट्रिक पता है क्या होती है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। ये ट्रिक आप सभी जानते हैं, है ना, कि साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट। और आप जानते हैं कि कोसेक थीटा होता है साइन थीटा का उल्टा, कोसेक थीटा होता है साइन थीटा का उल्टा, यानी कि कोसेक थीटा हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ऐसे ही सेक थीटा जो होता है वो होता है कॉस थीटा का उल्टा, यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और कॉट थीटा जो होता है वो होता है टैन थीटा का रेसिप्रोकल, दैट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्लियर है? सो अगर ये ट्रिक आपको याद है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, तो आप ये रेशोज बहुत आराम से याद कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको दिख रहा है कि ये 45 डिग्री हमारा एक्यूट एंगल है। सो एक्यूट एंगल के सामने वाली साइड इज ऑलवेज दी परपेंडिकुलर और उसके एडजेसेंट वाली साइड इज ऑलवेज दी बेस, यानी कि ये हमारा क्या है, बेस है, और ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, सो यानी कि अब आप क्या कर सकते हो, टैन थीटा यूज कर सकते हो, क्योंकि बेस आपको दिया जा रहा है, परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है। सो टैन 45 डिग्री इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज ए बी अपॉन बी सी। अब जो भी आपको ए बी की वैल्यू दी गई थी उसको यहां पर पुट करेंगे तो आपके पास बी सी आ गया। और टैन 45 डिग्री ये भी याद होना चाहिए भाई, यानी कि आपको क्या याद होना चाहिए, एक तो ये चीज याद होनी चाहिए, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, यानी कि टैन 45 डिग्री क्या होता है, 1 होता है। ये चीज भी आपको याद होनी चाहिए। अब इसे याद कैसे करें भाई, भूल गए होंगे, है ना, टर्म 1 के पेपर्स तो कितनी पहले हुए थे, भूल गए, चलो कोई बात नहीं, याद कर लेते हैं। ये जो टेबल है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमें चैप्टर 8 में भी बहुत ही ज्यादा हेल्प किया था इस टेबल ने क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, और इस चैप्टर में भी बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है ये टेबल। सो इसको याद करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब बहुत सारे बच्चों को याद होगी, बहुत बढ़िया। जिनको याद नहीं है, बच्चे रटने की कोई जरूरत नहीं है, इस टेबल को बनाने की एक ट्रिक है जो मैं आपको समझाने वाली हूं, और उस ट्रिक की मदद से आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू बता सकते हो। ठीक है, चलिए वो ट्रिक क्या है ध्यान से देखिए। यहां पर हम लिखते हैं एंगल, दैट इज 0 डिग्री, 30 डिग्री, देन 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है जी, एंगल है हमारा थीटा, और ये हो गया साइन थीटा। ठीक है, अब सबसे पहले क्या लिखेंगे यहां पर, काउंटिंग, 0 से शुरू हो जाओ, 0 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब 4 से सभी को डिवाइड कर दो, 4 से आपने क्या किया, सभी नंबर्स को डिवाइड कर दिया। ठीक है जी, बढ़िया। अब क्या कर लो, इनका स्क्वायर रूट निकाल लो। ठीक है, स्क्वायर रूट भी निकाल लिया। सो स्क्वायर रूट निकाला तो क्या हो जाएगा, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे आंसर 0 ही आएगा, दैट इज 0, बिकॉज स्क्वायर रूट ऑफ 0 वो भी 0 ही रहेगा। ये हो जाएगा 1/2, ये हो गया 1/√2, ये हो गया √3/2, और ये हो गया 1। यानी कि आप देख सकते हो कि साइन 0 डिग्री इज 0, साइन 30 डिग्री इज 1/2, साइन 45 डिग्री इज 1/√2, साइन 60 डिग्री इज √3/2 एंड साइन 90 डिग्री इज 1। आप चेक करना चाहो तो टेबल की हेल्प से चेक भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, अब साइन थीटा आ गया तो भाई एक बार कॉस थीटा भी निकाल लेते हैं, है ना। तो अब क्या करना है, अब इसी टेबल को उल्टा लिख दो, यहां पर 1 है तो यहां पर आ जाएगा 1, यहां पर √3/2 है तो यहां पर आ गया √3/2, यहां पर 1/√2, यहां पर 1/2, और यहां पर आ गया 0। इसी टेबल को बस हमने उल्टा करके लिख दिया। ठीक है, अब बारी आ जाती है टैन थीटा की। टैन थीटा क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि टैन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है जी, सो अगर हमारे पास साइन थीटा है, कॉस थीटा है, तो बड़े आराम से हम टैन थीटा निकाल सकते हैं। कैसे, टैन 0 डिग्री क्या हो जाएगा, साइन 0 डिग्री अपॉन कॉस 0 डिग्री, दैट इज 0/1।
सो आंसर इज 0. ठीक है. tan 30 डिग्री इज sin 30 डिग्री अपॉन cos 30 डिग्री, दैट इज 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2. सो आंसर हो गया 1/√3. ठीक है. देन 1/√2 divided by 1/√2, answer is 1. So tan 45 degree is 1. Okay. Then √3/2 divided by 1/2, that is answer is √3. ठीक है. Then 1/0, 1 divided by 0. किसी भी नंबर को अगर 0 से कभी डिवाइड करते हैं तो क्या हमारा आंसर क्या आता है? It is always not defined. So ये क्या हो जाएगा? Not defined. क्लियर है? आप देख सकते हो, टेबल चेक करना चाहो, tan 0 डिग्री इज 0, tan 30 डिग्री इज 1/√3, tan 45 डिग्री इज 1, tan 60 डिग्री इज √3, tan 90 डिग्री इज नॉट डिफाइंड. क्लियर है? अगर अब आपके पास ये 3 रेशोज आ गई तो बाकी की रेशोज ऑटोमेटिकली आ गई, क्योंकि कोसेक थीटा क्या होता है? साइन थीटा का उल्टा. सेक थीटा क्या होता है? कॉस थीटा का उल्टा. कॉट थीटा क्या होता है? टैन थीटा का उल्टा. सो अगर ये टेबल बना ली तो क्वेश्चंस करना सिंपल है ना. क्वेश्चंस करना सिंपल. सो अगर आपको याद नहीं होती है कोई प्रॉब्लम नहीं है, एग्जाम में गलत लिखने से बेटर है कि फटाफट से रफ कॉलम में आप ये ड्रॉ कर लो. ड्रॉ करना सभी को आ गया. उसके बाद क्वेश्चन में जो भी पूछा जाए, साइन 30 डिग्री पूछा जाए फटाफट से देखकर लिख दो, टैन 45 डिग्री पूछा जाए फटाफट से देखकर लिख दो. ठीक है, क्लियर है? इतना सा कॉन्सेप्ट है. आई होप सभी को क्लियर हुआ. अब हमें आगे चलना है भाई, क्वेश्चंस देखने हैं. अब तो सिर्फ क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस बचे हैं और उन्हीं की ही हमें प्रैक्टिस करनी है. तो सबसे पहले बच्चों हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पर फोकस करेंगे, बिकॉज एनसीईआरटी हमारी बेस है. सो हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और एनसीईआरटी के हैं, प्लस वो बहुत बार एग्जाम्स में पूछे भी जा चुके हैं. फिर उसके बाद हम कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चंस हैं. ठीक है, चलिए. सो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 2 है. एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एग्जाम्पल हो चाहे वो आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन हो. तो आपको सारे क्वेश्चंस खुद से ट्राई करने हैं. आज के इस सेशन में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, चलिए. सो क्वेश्चन क्या कह रहा है? एन इलेक्ट्रीशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पोल ऑफ हाइट 5 मीटर. यानी कि हमारे पास एक पोल है. सो इन क्वेश्चंस में बच्चे बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है. क्या दिक्कत आती है कि यार क्वेश्चन रीड कर लिया लेकिन ना करेक्ट फिगर नहीं बन रही है. तो क्वेश्चन बार बार रीड करिए, टुकड़ों में ब्रेक कर करके रीड करिए और उसके बाद एक नीट एंड क्लीन सुंदर सी फिगर ड्रॉ करनी है और फिर सोचना है कि क्या दिया गया है, क्या फाइंड करना है और उसके अकॉर्डिंगली आपको अपनी डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का इस्तेमाल करना होगा. ठीक है, चलिए. सो हमें सबसे पहले एक दिया गया है भाई, इलेक्ट्रिक पोल दिया गया है ए बी. हम मान लेते हैं ये हमारे एक इलेक्ट्रिक पोल है जिसकी हाइट हमें दी गई है 5 मीटर. ठीक है जी. सो यहां पर लिख लेते हैं, लेट ए बी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोल. ये हमारा इलेक्ट्रिक पोल है और ए बी की जो हाइट है दैट इज 5 मीटर. ठीक है जी, क्लियर है? ओके. शी नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल. यानी कि अब ये हमारा क्या है? पोल का टॉप है. ये हमारा पोल का टॉप है, तो टॉप से 1.3 मीटर नीचे उसको आना है. दैट मींस इस पॉइंट सी पर अगर उसे आना है तो बहुत सारे बच्चे क्या कर देते हैं कि मैम बीसी की लेंथ है 1.3. नहीं, एसी की लेंथ है 1.3 मीटर. क्यों? क्योंकि ऊपर से वो नीचे आ रही है 1.3 मीटर. सो एसी की लेंथ है 1.3. क्लियर है? हमें एसी दिया गया है 1.3 मीटर. डन. ओके. अब आगे, बिलो द टॉप ऑफ द पोल टू अंडरटेक द रिपेयर. यानी कि यहां पर पॉइंट सी पर कुछ खराबी है, उसको वहां पर कुछ ठीक करना है. ओके. What should be the length of the ladder that she should use which when inclined to an angle of 60 degree to the horizontal. अब देखिए, ये हमारा क्या है? ग्राउंड है. ठीक है जी.
ये हमारा क्या है, ग्राउंड है। अब इस पॉइंट से वो क्या करती है, पॉइंट डी से वो लैडर रखना स्टार्ट करती है और वो पॉइंट सी तक आती है, क्योंकि डेफिनेटली उसको पॉइंट सी पर जो खराबी है उसको रिपेयर करना है, तो उसने इतनी लंबी लैडर रखी और वो जो लैडर है वो कितना एंगल बना रही है, 60 डिग्री एंगल बना रही है विद द हॉरिजॉन्टल, विद द ग्राउंड। ओके, अब ये हमारी लैडर है और इस लैडर की हमें लेंथ जो है वो बतानी है। सो इसको मान लीजिए x, तो हमें x की वैल्यू क्या करनी है, बतानी है। सो CD हमारी लैडर है और हमें लेंथ ऑफ लैडर बताना है, दैट मीन्स x हमें बताना है। ठीक है जी, क्लियर है। सो अब क्या करेंगे, देखिए ये हमारा एक्यूट एंगल है, तो एक्यूट एंगल के सामने वाली साइड इज ऑलवेज दी परपेंडिकुलर, और आप जानते हैं कि हमारा जो जमीन के साथ पोल है वो एकदम सीधा ही खड़ा होगा, टेढ़ा मेढ़ा तो खड़ा नहीं होगा। तो यानी कि हमारी कॉमन सेंस कहती है कि ये एंगल 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड इज ऑलवेज दी हाइपोटेन्यूस और एक्यूट एंगल के एडजेसेंट वाली साइड इज ऑलवेज दी बेस, है ना। ये चीज याद रखनी है। तो अब देखिए आपको परपेंडिकुलर दिया गया है, आपको BC की लेंथ दी गई है। क्यों दी गई है, क्योंकि AB इज इक्वल टू AC प्लस BC। AB हमारा 5 है, AC 1.3 है प्लस BC, सो BC हो जाएगा हमारा 3.7 मीटर। BC आ गया 3.7 मीटर। सो बहुत आराम से देखिए, परपेंडिकुलर दिया गया है, हाइपोटेन्यूस फाइंड करना है, और क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस इज साइन थीटा, है ना। पंडित बद्री प्रसाद, याद रखना है ये, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। सो साइन थीटा is perpendicular upon hypotenuse. So sin 60 degree is perpendicular upon hypotenuse. So in triangle CBD, ठीक है, हमारा परपेंडिकुलर क्या है, हमारा परपेंडिकुलर है BC, हमारा हाइपोटेन्यूस है CD, so sin 60 डिग्री is perpendicular upon hypotenuse, that is BC upon CD. BC हमें दिया गया है 3.7 और CDX जो है वो हमें कैलकुलेट करना है। sin 60 डिग्री क्या होता है, √3/2 which is 3.7 अपॉन x, तो x हो जाएगा 3.7 इंटू 2 अपॉन √3, सो x हो गया 7.4 अपॉन √3 मीटर। ठीक है जी, क्लियर है सभी को। सो ये आ गई हमारी लेंथ ऑफ द लैडर, लेंथ ऑफ द लैडर। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखिए, अगर कहीं पर भी क्वेश्चन में उन्होंने मेंशन किया है कि √3 की वैल्यू आपको 1.73 पुट करनी है, तब आप पुट कर सकते हैं, अदरवाइज आप अपना आंसर ऐसे भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, आगे भी हमें कुछ बोला गया है। देखिए अब वो क्या बोल रहे हैं, ऑल्सो हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शुड शी प्लेस द फुट ऑफ द लैडर, यानी कि ये पॉइंट बी क्या है, हमारा फुट ऑफ द पोल है, और ये जो लैडर है ये इसका यहां पर हमारा फुट ऑफ द लैडर है। सो डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस भी आपको कैलकुलेट करना है कि लैडर को पोल से कितनी दूरी पर रखा गया है, ये BD भी आपको फाइंड आउट करना है। तो यानी कि अब आपको परपेंडिकुलर दिया गया है, आपको बेस कैलकुलेट करना है, सो tan थीटा, है ना। सो सिमिलरली tan 60 डिग्री will be perpendicular upon base, so perpendicular है BC, base है BD, so 3.7 upon BD, tan 60 डिग्री क्या होता है, √3, so √3 is equal to 3.7 upon BD, so BD कितना हो गया, 3.7 upon √3 meter, that is the distance between the pole and the ladder. So this is our answer. ये हमारा आंसर है। क्लियर। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में इस चैप्टर में क्या ध्यान देना है, क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना है, जो जो इंफॉर्मेशन बोली जा रही है उसके अकॉर्डिंगली नीट एंड क्लीन फिगर ड्रॉ करनी है, एंड उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज करके आंसर आ जाएगा। सिंपल, इजी, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। A tree breaks due to storm and broken part bends so that the top of the tree
touches the ground making an angle of 30 डिग्री। क्या बोल रहे हैं कि हमारा एक पेड़ है, आंधी तूफान आया और वो पेड़ टूट गया और जमीन पर आकर ऐसे गिर गया। ठीक है जी, बढ़िया। सो यानी कि हमारा ये ग्राउंड है और इसके ऊपर यहां पर ये क्या है, ट्री है। सो ए बी ये क्या है, हमारा ट्री है। ठीक है जी। अब जो हमारा पेड़ है, मान लो वो पॉइंट सी से क्या हो गया, ब्रेक हो गया और जो इसका ब्रोकन पार्ट है वो ग्राउंड पर आकर गिर गया। यानी कि ये जो हमारा ट्री का टॉप था, ये अब क्या कर रहा है, ये हमारे ग्राउंड को टच कर रहा है। ये अब हमारे ग्राउंड को टच कर रहा है, यानी कि जो लेंथ ये थी x, वही लेंथ ये भी होगी x, है ना। जितना हिस्सा टूटा है वही तो नीचे जमीन पर आकर गिरा है, और ग्राउंड के साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ वो एंगल क्या बना रहा है, 30 डिग्री। दैट मींस दिस एंगल इज 30 डिग्री। ओके, बहुत बढ़िया। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। वो क्या कह रहे हैं कि फुट ऑफ द ट्री और जिस पॉइंट पर हमारा ट्री जो है वो ग्राउंड को टच करता है, ये लेंथ जो है हमारी, ये लेंथ ये है 8 मीटर। ये लेंथ क्या है, 8 मीटर। तो आप इस पॉइंट को A डैश मान लीजिए। ठीक है, आप इस पॉइंट को A डैश मान लीजिए। ठीक है, सो B A डैश, ये जो डिस्टेंस है दिस इज 8 मीटर, राइट। अब क्या पूछा है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, यानी कि हाइट ऑफ द ट्री आपको अगर कैलकुलेट करना है तो यू विल हैव टू फाइंड आउट ए बी। आपको ये पूरा का पूरा ए बी जो है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब देखिए, आपको ये दिया गया है 8 मीटर और ये 30 डिग्री जो है ये हमारा क्या है, ये हमारा एक्यूट एंगल है। दिस इज आवर एक्यूट एंगल। सो एक्यूट एंगल के एडजेसेंट वाली साइड हमेशा हमारा बेस होती है और ये 90 डिग्री एंगल है, तो ये हमारा क्या है, हाइपोटेन्यूस है। ठीक है, सो दैट मीन्स अगर आपको x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, आपको ये हाइपोटेन्यूस कैलकुलेट करना है, तो क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस दैट इज cos थीटा, है ना। सो इन ट्रायंगल a डैश बी सी cos 30 डिग्री इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस दैट इज b a डैश अपॉन a डैश c दैट इज 8 अपॉन x। अब cos 30 डिग्री क्या होता है, दैट इज √3/2 विच इज इक्वल टू 8 अपॉन x। सो x की वैल्यू हो गई 16/√3 मीटर। ठीक है जी, x की वैल्यू हो गई 16/√3 मीटर। अब x आ गया 16/√3 मीटर, यानी कि ये AC भी आ गया 16/√3 मीटर। सो हम यहां पर लिख सकते हैं कि A डैश C जो है वो AC के बराबर है। क्यों है ये बराबर, बिकॉज वो पेड़ का टूटा हुआ हिस्सा है ना, वो ट्री का ब्रोकन पार्ट है, ट्रीज ब्रोकन पार्ट, राइट। सो इसीलिए वो दोनों इक्वल हैं, तो इसीलिए इनकी वैल्यू हो जाएगी 16/√3 मीटर। अब हमें हाइट ऑफ द ट्री फाइंड करना है, तो हमारे पास AC आ गया, अब हमें BC भी कैलकुलेट करना है। तो देखिए, अब परपेंडिकुलर ये है, ये हमारा बेस है, सो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज tan थीटा। सो tan 30 डिग्री इज परपेंडिकुलर दैट इज BC अपॉन बेस दैट इज 8, और tan 30 डिग्री कितना होता है, दैट इज 1/√3। सो 1/√3 इज इक्वल टू BC अपॉन 8। सो BC कितना आ गया, वो आ गया 8 अपॉन √3 मीटर। BC आ गया 8 अपॉन √3 मीटर। सो अब हमारे पास हाइट ऑफ द ट्री AB क्या आ जाएगा, AB कितना है, देखिए ये पूरा का पूरा AB है, दैट इज AC प्लस BC। सो AB आ जाएगा AC प्लस BC। सो AC कितना है, AC है 16 अपॉन √3 प्लस ये है 8 अपॉन √3। सो ये हो जाएगा 24 अपॉन √3 दैट इज 24 अपॉन √3, और हम इसे अगर रैशनलाइज कर देंगे तो ये हो जाएगा 24 √3 अपॉन 3 दैट इज 8√3 मीटर। सो दिस इज द हाइट ऑफ द ट्री। ये क्या आ जाएगा, हाइट ऑफ ट्री। क्लियर है सभी को,
इजी राइट, समझ आया। क्वेश्चन ध्यान से रीड करना है कि अगर ये पूरा का पूरा हमारा पेड़ है, आंधी तूफान से आकर ये नीचे गिर गया, तो जितना पार्ट नीचे गिरा है उसी की तो ये लेंथ है ना। सो जितना यहाँ पर ये हमारा AC है उतना ही हमारा ये क्या है, AC डैश है ना। सो AC डैश की अगर वैल्यू 16/√3 आई है, सो दैट मीन्स AC भी हमारा 16/√3 होगा। सिमिलरली हमने BC निकाला, उनको ऐड कर दिया तो हाइट ऑफ द ट्री आ गया, दैट इज 8√3 मीटर्स। क्लियर है, इजी राइट। सो यूनिट्स मेंशन करना बहुत जरूरी है, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, जो भी बोला गया है वो मेंशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, क्लियर है, सिंपल है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 9 है ये। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग from the foot of a tower is 30 degree and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. अच्छा चलो, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक छोटी सी मुझे चीज बताओ कि अगर मानो हम ऑब्जर्वर हैं और एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, हम काइट उड़ा रहे हैं, ठीक है। सो काइट अगर हम उड़ा रहे हैं तो जब काइट उड़ रही है तो हम उसको ऐसे देख रहे हैं, सो हमारा कुछ एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है और काइट उड़ते 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 बहुत ही ज्यादा ऊंची उड़ गई है ना। सो हम अपनी गर्दन को और ज्यादा ऊपर कर रहे हैं, यानी कि अगर ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस बढ़ रहा है, ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस बढ़ रहा है तो हमारा जो गर्दन है वो ऊपर जाती जा रही है ना। अगर हमारी बिल्डिंग जो है वो बहुत ऊंची है तो हमें बहुत ज्यादा गर्दन ऊपर करके देखना पड़ रहा है, लेकिन अगर हमारी बिल्डिंग बहुत छोटू सी है तो हमारा नॉर्मल एंगल बन रहा है और हम बिल्डिंग को देख रहे हैं, है ना। सो दैट मीन्स कि अगर कभी भी ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस बढ़ जाता है तो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन या फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो क्या हो जाता है, वो क्या हो जाता है, घट जाता है ना। देखो कैसे, अगर मैं बोल रही हूं कि हम क्या कर रहे हैं, मैं यहां पर हूं, मैं ऑब्जर्वर हूं और आप छत पर खड़े हो, ठीक है, मैं बहुत दूर से आ रही हूं, आपको देखते देखते आ रही हूं और मैं आती जा रही हूं, यहां पर चल के आती जा रही हूं, यानी कि मेरे और आपके बीच का जो डिस्टेंस है वो कम होता जा रहा है ना। आप अपने घर की छत पर खड़े हो और मैं आ रही हूं आपके घर के नजदीक, सो मेरे बीच में और आपके घर के बीच में, यानी कि आपके और मेरे बीच में, ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत कम हो रहा है। अब डिस्टेंस कम होता जा रहा है और मेरी गर्दन जो है वो ऊपर उठती जा रही है कि राहुल जल्दी से नीचे आजा, खेलने चलते हैं, है ना। सो दैट मीन्स कि जब भी हमारा जो डिस्टेंस है वो कम होता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन हो चाहे एंगल ऑफ डिप्रेशन हो वो हमेशा बढ़ जाता है, और अगर डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है तो एंगल जो है वो घट जाता है। तो ध्यान देना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। क्या पॉइंट है कि इफ द डिस्टेंस between observer and object decreases, then the angle of elevation or depression, कोई भी एंगल हो, चाहे वो एंगल ऑफ एलिवेशन हो चाहे वो एंगल ऑफ डिप्रेशन हो, वो हमेशा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। देन द एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन इंक्रीजेस। ठीक है, क्लियर है। एंड इसका वाइस वर्सा, इसका उल्टा भी होगा, एंड वाइस वर्सा। ठीक है जी, क्लियर है। सो ये पॉइंट समझ आया सभी को, है ना। ये पॉइंट ध्यान में रखना है, जितनी ऊंची बिल्डिंग हमें अपनी गर्दन ज्यादा ऊंची करनी पड़ रही है ना। ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब चलिए क्वेश्चन देखिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, हमारे पास एक बिल्डिंग है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन की बात करी गई है, ठीक है। सो एंगल ऑफ एलिवेशन टू अ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग क्या हो जाएगा, देखिए अब ये हमारा क्या है, टावर है AB, ये हमारा टावर है और ये हमारी क्या है, बिल्डिंग है, ठीक है। ये CD ये हमारी क्या है, बिल्डिंग है, क्लियर है, ठीक है। और ये सेम ग्राउंड लेवल पर है, दिस इज आवर ग्राउंड, ओके। अब वो बोल रहे हैं द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम अ फुट ऑफ अ टावर इज 30 डिग्री, यानी कि अगर मैं फुट ऑफ द टावर, ये हमारा टावर है
ये हमारी बिल्डिंग है, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूं, टावर के फुट पर खड़ी होकर बिल्डिंग के टॉप को देख रही हूं। टावर के फुट पर खड़े होकर बिल्डिंग के टॉप पर देख रहे हैं, तो ये एंगल बन रहा है 30 डिग्री, ठीक है। उसके बाद and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 डिग्री। यानी कि अब मैं बिल्डिंग के फुट पर खड़ी हूं और मैं टावर के टॉप को देख रही हूं, तो ये एंगल है 60 डिग्री। सो यानी कि जितनी हाइट ऊंची उतनी गर्दन ऊंची करनी पड़ रही है और एंगल हमारा बढ़ रहा है। सो यानी कि ये एंगल हो गया 60 डिग्री, यानी कि टावर की जो हाइट है वो बिल्डिंग की हाइट से बड़ी है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि टावर इज 50 मीटर हाई, यानी कि ये जो हाइट है ये है 50 मीटर। हमें बिल्डिंग की हाइट बतानी है, यानी कि ये हाइट h जो है ये हमें बताना है। क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल है। देखिए, सबसे पहले हम इस ट्रायंगल की बात करेंगे, ट्रायंगल ABD की। ट्रायंगल ABD की अगर आप बात करें, देखिए इन ट्रायंगल ABD तो हम क्या बोल सकते हैं कि हमारे पास ये वाला जो एंगल है, दिस एंगल, ये हमारा क्या है, एक्यूट एंगल है। दिस इज आवर एक्यूट एंगल। सो एक्यूट एंगल के सामने वाली साइड हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और एक्यूट एंगल के एडजेसेंट वाली साइड हमारा बेस हो जाएगा, यानी कि BD हमारा बेस हो गया, ठीक है। सो अब आप यहां पर tan थीटा लगा सकते हो, दैट इज tan 60 डिग्री इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो tan 60 डिग्री कितना होता है, √3, which is AB upon BD. So √3 is equal to 500 upon BD. So BD कितना हो जाएगा, 500 upon √3 मीटर। ये हमारा क्या हो गया, BD हो गया, ठीक है, क्लियर है। अब आपको BD की लेंथ मिल गई, आपको BD की लेंथ मिल गई, तो आप बहुत आराम से CD फाइंड आउट कर सकते हो, दैट इज H कैलकुलेट कर सकते हो बाय यूजिंग दिस ट्रायंगल CBD। अब इस ट्रायंगल CBD को इस्तेमाल करेंगे। सो इन ट्रायंगल CBD हमें क्या दिख रहा है कि ये एंगल हमारा क्या है, एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल के सामने वाली साइड इज ऑलवेज दी परपेंडिकुलर, सो हमारा परपेंडिकुलर है CD, दैट इज H, जो हमें कैलकुलेट करना है। एक्यूट एंगल के एडजेसेंट साइड क्या होती है, बेस होती है। सो बेस है हमारा BD, विच इज 500 अपॉन √3 मीटर। सो क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो tan 30 डिग्री is equal to perpendicular upon base, so tan 30 डिग्री होता है 1/√3, so ये हो जाएगा H upon BD। so H की वैल्यू हो गई BD upon √3। BD कितना है, 500 upon √3, so H हो जाएगा हमारा 500 upon √3 into √3, that is 500 upon 3 मीटर। This is our answer। ये हमारा आंसर है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग। आप डेसिमल में आंसर देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दिस इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। क्लियर, इजी, सिंपल सी चीज है। जितना ऊंची आपकी बिल्डिंग है उतना ही ऊंचा आपका, उतनी ही ऊपर आपको गर्दन उठानी पड़ेगी और आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ जाएगा, है ना। ये सिंपल सी चीज है। और ध्यान रखना था कि यार हाइट ऑफ द बिल्डिंग हमारी कम होगी, हाइट ऑफ द टावर हमारा ज्यादा है, राइट। यहाँ पर 50 नहीं है बच्चे, यहाँ पर ये 500 है। ओके, ये 50 था, सॉरी, हमने क्या गलती कर दी, यहाँ पर AB की वैल्यू 50 दी गई है, हमने हर जगह 500 लिख दिया, ठीक है। सो यहाँ पर ये 50 है, यहाँ पर ये 50 है, दिस इज ऑल्सो 50, दिस इज 50, दिस इज 50 एंड दिस इज 50 अपॉन 3, ठीक है जी। तो ये छोटी सी एक चीज थी जो ध्यान रखनी थी। सो आवर आंसर इज 50 अपॉन 3 मीटर्स। क्लियर है, इजी है, राइट, सिंपल है ना। छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, NCERT का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है। देखिए, as observed from a top of a 75 meter high lighthouse। हमारे पास एक लाइट हाउस है, यानी कि एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 75 meters। ओके, from a sea level the angles of depression of two ships are 30 degree and 45 degree। okay, if one ship is exactly
behind the other on the same side of the lighthouse. Find the distance between the two ships. अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन को. हमें कहा जा रहा है हमारे पास एक लाइट हाउस है, ठीक है जी. ए बी क्या है हमारा? एक लाइट हाउस है, ठीक है, बहुत बढ़िया. अब लाइट हाउस के ऊपर कोई इंसान खड़ा है, यहां पर कोई खड़ा है और वो दो शिप्स को आते हुए देख रहा है और वो दोनों शिप्स जो हैं वो लाइट हाउस के सेम साइड पर है. अगर वो कहते कि वो ऑपोजिट साइड पर है तो हम मान लेते कि ए बी हमारा एक लाइट हाउस है, एक शिप राइट साइड से आ रही है, दूसरी शिप लेफ्ट साइड से आ रही है. लेकिन अब हमें बोला गया है कि दो शिप्स हैं, दोनों के दोनों सेम साइड पर है, तो मान लेते हैं एक शिप है एस और दूसरी शिप है S1. ठीक है जी, एक शिप S हो गई, दूसरी शिप S1 हो गई. ठीक है, बहुत बढ़िया. और हमें यह भी कहा जा रहा है कि एक जो शिप है वो दूसरी शिप के जस्ट पीछे है, वन आफ्टर द अदर, है ना, बिहाइंड है. ओके, अब हमें बोला जा रहा है कि हम पॉइंट ए से एक शिप को देख रहे हैं तो हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 30 और हम दूसरी शिप को देख रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 45 डिग्री. सो अब आप मुझे बताइए कि कौन सा एंगल 30 डिग्री होगा और कौन सा एंगल हमारा 45 डिग्री होगा. ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है. जल्दी से, फास्ट, जल्दी से सोचिए कि कौन सा एंगल 30 डिग्री होगा और कौन सा एंगल 45 डिग्री होगा. जल्दी से सोचकर बताइए. देखिए, अगर मान लो मैं अपने घर की छत पे खड़ी हूं और आप मेरे घर के जस्ट नीचे खड़े हो तो मुझे अपनी गर्दन बहुत नीचे करके देखना पड़ रहा है कि हाँ जी भाई, घर के घंटी किसने बजाई है, कौन आया है हमारे घर में, है ना. और मान लो अगर मैं अपने घर की छत पे खड़ी हूं और आप बहुत दूर से आ रहे हो तो अब मुझे दिख गया कि यार मेरा फ्रेंड आ रहा है, सो मैं सीधा ऐसे हेलो करने लग जाऊंगी और मुझे अपनी गर्दन को ज्यादा नीचे नहीं झुकाना पड़ेगा. सो अगर आप एकदम नीचे खड़े हो यानी कि मेरे घर के जस्ट नीचे खड़े हो तो मेरा एंगल ऑफ डिप्रेशन बहुत ज्यादा है. सो दैट मीन्स जितना कम डिस्टेंस है उतना ही ज्यादा एंगल ऑफ एलिवेशन या डिप्रेशन बनता है. सो शिप एस और लाइट हाउस के बीच में डिस्टेंस कम है, सो यानी कि इनका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो ज्यादा होगा, दैट इज 45 डिग्री. ठीक है, ये एंगल होगा 45 डिग्री. और शिप S1 और लाइट हाउस के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो हमें गर्दन ज्यादा नीचे नहीं झुकानी पड़ रही है, तो इसीलिए एंगल कम होगा, ये एंगल होगा 30 डिग्री. ठीक है, क्लियर है. अब अगर हमारा ये एंगल 45 डिग्री है तो उसी के साथ साथ ये एंगल भी क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा. और अगर ये एंगल हमारा 30 डिग्री है तो उसी के साथ साथ ये एंगल 30 डिग्री हो जाएगा. क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये हमारा क्या है, सी लेवल है, ये हमारा सी लेवल है और ये वाली लाइन और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये आपस में पैरेलल है. और जब भी दो पैरेलल लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल कट करता है तो उनके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं. सो आपको दिख रहा है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होंगे बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. तो यहां पर हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स वाला कॉन्सेप्ट भी इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, जब भी कभी एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात आती है तब ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स वाला कॉन्सेप्ट यूज होता है, राइट. अब आपको क्या फाइंड करना है, द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, यानी कि S और S डैश के बीच का ये जो डिस्टेंस है ये X आपको कैलकुलेट करना है. बहुत सिंपल है. और आपको क्या बोला जा रहा है कि ये जो हमारा लाइट हाउस है ये 75 मीटर की हाइट का है. सो आप यहां पर लिख सकते हैं कि AB हमारा लाइट हाउस है और S एंड S डैश आर शिप्स. ये हमारी दो क्या है, शिप्स हैं. ठीक है जी, क्लियर है, इजी. अब सबसे पहले आप ध्यान से देखिए ट्रायंगल ABS में, इन ट्रायंगल ABS तो आप क्या बोल सकते हो कि ये एंगल हमारा 90 डिग्री है और ये हमारा एंगल जो है ये एक्यूट एंगल है. सो एक्यूट एंगल के सामने वाली साइड दैट इज AB is perpendicular, that is 75 मीटर. हमारा बेस हो जाएगा BS जो कि हमें नहीं पता है, वो हम फाइंड आउट कर लेंगे. So tan theta is perpendicular upon base. So tan 45 degree is perpendicular upon base. So perpendicular है 75, बेस है हमारा BS. So tan 45 होता है 1. So BS कितना आ गया, वो आ गया 75 मीटर. क्लियर है.
BS कितना आ गया 75 मीटर। हमें क्या फाइंड करना है, x फाइंड करना है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस ट्रायंगल की मदद लेंगे, दैट इज ट्रायंगल ABS डैश। ठीक है, अब इस ट्रायंगल की हेल्प लेंगे, दैट इज इन ट्रायंगल ABS डैश हमारा ये क्या है, एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल के सामने वाली साइड इज दी परपेंडिकुलर, दैट इज हमारा परपेंडिकुलर हो जाता है AB विच इज 75 मीटर, और उसके एडजेसेंट साइड हमारा बेस हो जाता है, दैट इज दिस BS डैश। ठीक है, और ये BS डैश क्या हो जाएगा, BS प्लस SS डैश, दैट इज 75 प्लस x, ये हमारा बेस हो गया। ठीक है, सो tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, so tan 30 degree is perpendicular upon base, that is 75 upon 75 plus x. So tan theta, tan 30 degree क्या होता है, 1 by root 3. So 75 upon 75 plus x. So ये हो जाएगा 75 plus x is equal to 75 root 3. So x हो जाएगा 75 root 3 minus 75. So x हो गया 75 into root 3 minus 1 meter. यानी कि this is the distance between the two ships. ये क्या है हमारा distance between two ships. Easy, clear, and this is our answer. ये हमारा final क्या है, आंसर है। Clear to all of you? समझ आया सभी को, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान से इस पूरे क्वेश्चन में ये ध्यान रखना था कि कौन सा एंगल 45 डिग्री है और कौन सा एंगल 30 डिग्री है। जैसे जैसे हमारा डिस्टेंस कम होता जाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन या फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन बढ़ता जाता है, और डिस्टेंस अगर हमारा बढ़ रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन या फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारा घटता जाता है, कम होता जाता है। अगर इस चीज को आपने ध्यान से समझा है, मैं आपको बार बार एग्जाम्पल भी दे रही हूं कि अगर आप अपनी छत पर खड़े हैं और अगर आपकी घंटी किसी ने बजाई है तो आपको अपनी गर्दन बहुत ज्यादा नीचे झुकानी पड़ रही है ना, देखने के लिए कि कौन आया है। सो दैट मीन्स एंगल जो है वो बढ़ रहा है। बट अगर आपका कोई दोस्त है जो बहुत दूर से आ रहा है और आपने उसे देख लिया तो आपको अपनी गर्दन ज्यादा नीचे नहीं झुकानी पड़ रही है, दैट मीन्स तब आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन कम है। क्लियर है, इजी है, राइट? समझ आ रहा है सभी को यहां तक? तो आई होप यहां तक कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। चलिए जी आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5। ये भी एनसीईआरटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बच्चे ऐसे मत सोचिए कि हम सारे सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर रहे हैं, बस वो थोड़ा सा इधर उधर ट्विस्ट कर देते हैं और एक नया क्वेश्चन फॉर्म हो जाता है। तो अगर आपको सभी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बहुत अच्छे से आते हैं तो डेफिनेटली आप एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन इजिली कर पाएंगे, है ना? ठीक है, चलिए। सो ये भी हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। तो क्या कह रहा है, अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बलून moving with the wind a horizontal line at a height of 88.2 meter। अगर आपको ये फिगर नहीं भी दी जाती है ना तो भी आप बहुत आराम से इस क्वेश्चन को रीड करके फिगर ड्रॉ कर सकते हैं, और साइड बाय साइड में आपको फिगर कैसे ड्रॉ करनी है वो भी सिखा रही हूं। तो ध्यान से देखिए, हमें बोला जा रहा है कि हमारे पास एक गर्ल है, ठीक है, तो ए बी ये हमारी एक गर्ल है। अब उस गर्ल की हाइट आपको दी गई है, उस गर्ल की हाइट भी हमें कुछ दी गई है, दैट इज 1.2 मीटर। ठीक है, सो गर्ल की हाइट हमें दी गई है 1.2 मीटर। अब वो गर्ल जो है वो क्या कर रही है, एक बलून को देख रही है, तो डेफिनेटली गर्ल की आंखें कहीं ऊपर होंगी, है ना? गर्ल की आईज जो है वो कहीं ऊपर है। फिगर में भी हमें दिख रहा है कि ये गर्ल जो है ये एक बलून को देख रही है और गर्ल की आंखें जो है वो तो ऊपर ही होंगी ना, तो डेफिनेटली वो अपनी आंखों से क्या कर रही है, एक बलून को यहाँ पर देख रही है। सो ये हमारा मान लेते हैं बलून है। ठीक है, सो गर्ल को हमने मान लिया PQ, गर्ल को हमने मान लिया PQ, और हमने ये बलून मान लिया B। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि बलून की जो हाइट है फ्रॉम द ग्राउंड दैट इज 88.2 मीटर। सो ये हमारा ग्राउंड है, क्योंकि ग्राउंड पर हमारी बच्ची भी जो है वो गर्ल जो है वो खड़ी है। सो बलून की जो हाइट है फ्रॉम द ग्राउंड दैट इज दिस BC, ये हो गया 88.2 मीटर। ठीक है, डन। आगे, the angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instance is 60 degree। यानी कि आंखों से जब वो देख रही है तो ये जो एंगल है ये हो गया 60 डिग्री।
ठीक है जी, बढ़िया। आगे, आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो कम हो गया। एंगल ऑफ एलिवेशन कम होने का मतलब है कि बलून जो है वो दूर चला गया, बलून जो है वो उड़कर दूर चला गया। सो बलून जो है वो यहां से अगर मान लो इस पॉइंट पर आ गया, पॉइंट बी डैश पर आ गया, तो हमारा जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कम हो गया, डिस्टेंस जो है वो बढ़ गया, तो इसीलिए एंगल ऑफ एलिवेशन कम हो गया। सो ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया 30 डिग्री। ठीक है जी, लेकिन बलून अभी भी उसी सेम हाइट पर उड़ रहा है। बलून जो है वो अभी भी 88.2 मीटर की हाइट पर ही उड़ रहा है। तो देखिए वो यही बोल रहे हैं कि हाइट उनकी सेम है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग दैट इंटरवल, कि बलून ने कितना डिस्टेंस जो है ये ट्रैवल किया है। बी से लेकर बी डैश तक जो हमारा बलून आया है उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, दैट यू हैव टू कैलकुलेट। ओके, बहुत सिंपल है। चलिए अब देखिए, इस पॉइंट को मान लीजिए डी, इस पॉइंट को मान लिया हमने ई। हमें क्या दिख रहा है कि ये पी क्यू सी डी, दिस इज अ रेक्टेंगल, है ना, क्योंकि ये भी एंगल 90 डिग्री है, ये भी एंगल 90 डिग्री है। सो पी क्यू सी डी इज अ रेक्टेंगल। सो पी क्यू सी डी ये क्या है, एक रेक्टेंगल है। अब अगर ये एक रेक्टेंगल है तो डेफिनेटली ऑपोजिट साइड्स आर गोइंग टू बी इक्वल। सो पी क्यू जो है वो हमारे डी सी के बराबर होगा, दैट इज 1.2 मीटर। सो ये हो गया 1.2 मीटर। ठीक है जी, अब हमें बलून की हाइट फ्रॉम द ग्राउंड दिया गया है, दैट इज दिस BC हमें दिया गया है 88.2 मीटर। सो ये BD कितना हो जाएगा, BD हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 87 मीटर। सो BD हो जाएगा BC माइनस DC, दैट इज 87 मीटर। क्लियर है, कितना हो जाएगा, 87 मीटर। सो दिस BD, दिस इज 87 मीटर। ठीक है जी, बढ़िया है, क्लियर है। अब देखिए, अब ध्यान से देखिए, अगर आप इस ट्राइंगल BPD में, इस ट्राइंगल BPD में अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का इस्तेमाल करें, हम कौन से ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, इन ट्राइंगल BPD। ठीक है, इस ट्राइंगल की अगर हम बात करें, ट्राइंगल BPD की, तो आपको क्या दिख रहा है कि आपके पास ये जो है 60 डिग्री एंगल, ये आपका एक्यूट एंगल है। सो एक्यूट एंगल के सामने वाली साइड इज ऑलवेज दी परपेंडिकुलर। सो हमारा परपेंडिकुलर हो जाता है BD, हमारा बेस हो जाता है PD। ठीक है, हमें परपेंडिकुलर दिया गया है 87, हमें बेस नहीं दिया गया, तो हम tan 60 डिग्री लगा सकते हैं, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो ये हो गया, ये क्या हो गया, 87 अपॉन PD, एंड tan 60 डिग्री क्या होता है, √3। सो 87 अपॉन PD, सो PD हो गया 87 अपॉन √3 मीटर। ठीक है जी, क्लियर है, ये आ गया। ओके, आगे चलिए। अब हम इस ट्रायंगल की अगर बात करें, अगर अब हम इस ट्रायंगल की, चलो अगर हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ट्रायंगल BPE की, अगर ट्रायंगल BPE की हम बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल BPE। ठीक है, इस ट्रायंगल की अगर हम बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ये हमारा एक्यूट एंगल है, इसके सामने वाली साइड ये B'E, ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर। सो परपेंडिकुलर हो गया B'E, हमारा बेस हो जाएगा PE। ठीक है, सो tan 30 डिग्री is perpendicular upon base, यानी कि 1/√3 is equal to B'E, कितना हो जाएगा, अगर ये 87 है तो डेफिनेटली यहां से लेकर यहां तक ये डिस्टेंस भी 87 हो जाएगा, ये भी 87 होगा। सो 87 अपॉन PE, सो PE कितना हो गया, 87√3 मीटर। अब देखिए, हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है ये x, दैट इज B' कैलकुलेट करना है। तो अगर आपने ये DE कैलकुलेट कर लिया तो बहुत आराम से आप बोल सकते हो कि BDE ये क्या बन गया, एक रेक्टेंगल बन गया, और रेक्टेंगल बनते ही ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो गई, तो जो लेंथ इसकी आई है वही लेंथ इसकी आ जाएगी, है ना। सो हम क्या बोल सकते हैं, अब PE जो है उसे हम लिख सकते हैं PD प्लस DE।
है ना। सो हम लिख सकते हैं PE को हम लिख सकते हैं PD प्लस DE। सो PE कितना है 87√3 विच इज इक्वल टू 87/√3 प्लस DE। सो DE हो जाएगा 87√3 माइनस 87/√3। सो अब आपने क्या ले लिया भाई, LCM ले लिया। सो 87 इंटू 3 माइनस 87, सो ये हो जाएगा 87 कॉमन 3 माइनस 1/√3। सो 87 इंटू 2/√3। सो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा हमारे पास 14 and 174/√3। ठीक है, 174/√3 एंड उसके बाद उसके बस यही हमारा आंसर है। हाँ, यही हमारा आंसर है। क्लियर सभी को, यही हमारा आंसर है। दैट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून इज 174/√3 मीटर्स। इजी, सिंपल, राइट। क्लियर है। अगर आप इसे रैशनलाइज करना चाहें तो रैशनलाइज कर सकते हैं, नहीं तो आप अपना आंसर ऐसे भी छोड़ सकते हैं। समझ आया सभी को? नहीं आया दोबारा रिपीट कर रही हूं, ध्यान से देखिए। हमारे पास एक लड़की है PQ जिसकी हाइट है 1.2 मीटर। वो एक बलून को देखती है, एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 60 डिग्री। उसके बाद कुछ समय बाद बलून उड़ जाता है और एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो घट जाता है। तो हमें पता चल रहा है कि बलून हमसे दूर जा रहा है, इसीलिए हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो कम हो रहा है ना। नहीं तो अगर मान लो अगर हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ रहा होता तो हमारी कॉमन सेंस ये कहती कि बलून हमारे नजदीक आ रहा है, इसीलिए हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ रहा है। लेकिन क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि एंगल ऑफ एलिवेशन घट रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तो इसका मतलब है कि बलून हमसे दूर जा रहा है। सो बलून पहले पॉइंट B पर था, फिर मूव करके वो B' पर चला गया, तो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन जो घट कर क्या हो गया, 30 डिग्री हो गया। हमें बताना है कि उस बलून ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया फ्रॉम पॉइंट B टू B'। तो हमें पता है कि अगर हम DE कैलकुलेट कर लें तो बड़े आराम से B' भी कैलकुलेट हो जाएगा, बिकॉज इट इज अ रेक्टेंगल और रेक्टेंगल के अंदर ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। सो उसी कॉन्सेप्ट के साथ हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का इस्तेमाल किया और हमारा आंसर आ गया 174/√3 मीटर्स। अगर आप रैशनलाइज करना चाहें तो कर सकते हैं, तो उसके बाद आपका आंसर हो जाएगा 174√3/3, दैट इज 58√3 मीटर। क्लियर है? सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून इज 58√3 मीटर्स। इजी, सिंपल, राइट। चलिए जी, अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा NCERT का ही क्वेश्चन है और ये भी काफी अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए क्या है। A straight highway leads to the foot of a tower. A man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression of 30 degree. यानी कि एक हाईवे पे एक आदमी खड़ा है और हाईवे के नीचे से क्या आ रही है भाई, गाड़ी आ रही है। ठीक है, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। सो एक आदमी है जो टावर के ऊपर खड़ा है, ठीक है, और वो सड़क पर देख रहा है कि यार एक गाड़ी आ रही है पॉइंट C। ठीक है, वो गाड़ी को देख रहा है और एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 30 डिग्री, यानी कि दिस एंगल इज 30 डिग्री। ओके, सो अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो डेफिनेटली ये एंगल भी हमारा 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है जी, which is approaching the foot of the tower with a uniform speed। यानी कि जो गाड़ी है वो हमारे फुट ऑफ द टावर के नजदीक आ रही है, ये हमारे टावर के नजदीक आ रही है। सो अगर हमारी गाड़ी पहले पॉइंट C पर थी, अब चलते चलते वो पॉइंट C' पर आ गई, तो अब हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो क्या हो जाएगा। देखिए डिस्टेंस जो है वो कम हो गया, डिस्टेंस कम हो गया तो एंगल जो है वो बढ़ जाएगा। सो अब हमारा एंगल जो है वो 60 डिग्री हो गया। तो देखिए ये वाला जो एंगल है ये हमारा हो गया 60 डिग्री, यानी कि ये वाला एंगल हो गया 60 डिग्री। क्लियर है? ठीक है, अब वो पूछ रहे हैं फाइंड द टाइम taken by the car to reach the foot of the tower from this point। यानी कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक आने पर, यानी कि C' से लेकर B पॉइंट तक आने में उसे कितना टाइम लगता है वो हमें कैलकुलेट करना है, वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, और हमें ये बोला गया है कि यार हमारी जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है, स्पीड हमारी यूनिफॉर्म है, यानी कि वी आर मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड, स्पीड हमारी सेम रह रही है। सो इसका मतलब है कार इज
मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड, इसका ये मतलब है। ठीक है, क्लियर है, यानी कि स्पीड हमेशा हमारी फिक्स्ड रह रही है। डन, इजी सिंपल। चलिए अब वो बोल रहे हैं 6 सेकेंड्स लेटर, ये भी चीज तो ध्यान रखनी है कि पॉइंट सी से सी डैश तक आने में उस गाड़ी को 6 सेकेंड्स का टाइम लगता है। वो सी से लेकर सी डैश तक अगर आती है तो उसको 6 सेकेंड्स लगते हैं। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब आप ध्यान दीजिए, अगर मैं मान लेती हूं कि ये हमारा टावर है ए बी जिसकी हाइट है एच, और अगर मैं इस ट्रायंगल ए बी सी डैश में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लगाना चाहूं, सो इन ट्रायंगल ए बी सी डैश, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा एक्यूट एंगल है, उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है, दैट इज ए बी विच इज एच, और उसका बेस हो जाएगा बी सी डैश, जो कि हमें पता नहीं है, जो कि हमें पता नहीं है। ठीक है जी, so tan 60 degree will be perpendicular upon base, that is h upon bc dash, so √3 is equal to h upon bc dash, so bc dash कितना आ गया, वो आ गया h upon √3 मीटर। ठीक है जी, h upon √3 मीटर, यानी कि bc dash, ये जो डिस्टेंस है ये आ गया। अब हमें तो भाई टाइम बताना था कि सी डैश से बी तक आने में उस गाड़ी को कितना समय लगता है, लेकिन हमने डिस्टेंस तो कैलकुलेट कर लिया है ना। अब टाइम निकालना है, डिस्टेंस हमने कैलकुलेट कर लिया, हमें स्पीड भी पता होनी चाहिए, और स्पीड हमें पता है कि वो एक फिक्स्ड स्पीड से मूव कर रहा है। तो स्पीड, डिस्टेंस और टाइम के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है, उसको याद करने का बहुत ही सिंपल तरीका है STD। आप अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली को जब कॉल मिलाते हो और मैसेज आता है आपके पास कि आपकी इनकमिंग STD कॉल्स जो हैं वो रद्द कर दी गई हैं, भाई आपने रिचार्ज नहीं करवाया, आप फोन को, आप बिल पे करना भूल गए, रिचार्ज नहीं करवाया, तो आपकी इनकमिंग STD कॉल्स या आउटगोइंग STD कॉल्स बंद हो जाती हैं, है ना। सो STD वहां पे लिखा आता है, राइट। सो STD से याद रखेंगे स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, ये फॉर्मूला, स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, STD कॉल्स, है ना। सो अगर हमें टाइम बताना है तो वो हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो हमें डिस्टेंस पता है, हम स्पीड पता लगा लेंगे तो टाइम भी पता लग जाएगा, है ना। अब देखिए, अगर अब आप इस ट्राइंगल को देखें, ट्राइंगल ABC को देखें, किसको देखें, अगर ट्राइंगल ABC को देखें तो यहां पर ये हमारा क्या है, एक्यूट एंगल है, इसके सामने वाली साइड है AB, सो परपेंडिकुलर हो गया AB विच इज H, इसका बेस हो गया BC, ठीक है, और BC क्या हो गया भाई, BC हो गया BC डैश प्लस C डैश C, BC डैश प्लस C डैश C, यानी कि BC डैश कितना आया है, H अपॉन √3, सो H अपॉन √3, और इसको मान लीजिए X, ये जो डिस्टेंस है इसको मान लिया X, ठीक है। सो हमारा बेस ये हो गया, तो अब tan 30 डिग्री will be perpendicular upon base, that is h upon √3 plus x. tan 30 डिग्री कितना होता है, 1/√3 which is equal to h upon √3 plus x. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, h upon √3 plus x which is equal to √3h. so x कितना हो गया, √3h minus h upon √3, so x की वैल्यू हो गई 3h minus h, that is 2h upon √3, ठीक है। अब आप देखिए, हमारे पास C डैश, ये जो डिस्टेंस है ये आ गया 2h upon √3, ये जो डिस्टेंस है ये आ गया 2h upon √3, और हमें टाइम दिया गया है 6 सेकेंड्स, तो हम स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं, स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, है ना। सो स्पीड क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस क्या है 2h अपॉन √3, टाइम क्या है 6 सेकेंड्स, तो ये हो गया 3, दैट मीन्स h अपॉन 3 √3 मीटर पर सेकेंड, ये हमारी स्पीड आ गई, ये हमारी स्पीड आ गई, और स्पीड हमें बोला गया है यूनिफॉर्म है, स्पीड हमें बोला गया है यूनिफॉर्म है, यानी कि स्पीड हमारी कांस्टेंट है, स्पीड हमारी फिक्स्ड है। सो अब हमारे पास स्पीड आ गई, हमारे पास डिस्टेंस है, तो हम बहुत आराम से टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो हम क्या कर सकते हैं, देखिए, टाइम टेकन
बाय कार फ्रॉम C डैश टू B, वो कैसे आएगा? T इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या है? h अपॉन √3। स्पीड क्या है? h अपॉन 3√3। सो √3 कैंसिल, h कैंसिल, सो टाइम हो गया 3 सेकेंड्स। टाइम हो गया 3 सेकेंड्स एंड दिस इज आवर आंसर। ये हमारा फाइनल आंसर है। क्लियर है, इजी है, सिंपल, राइट? कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है, STD, स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। उसी के अकॉर्डिंगली आपको सोचना है कि अब आपको अगर टाइम फाइंड आउट करना है कि C डैश से लेकर B तक वो कितनी देर में ट्रैवल करता है, तो आपको डिस्टेंस पता होना चाहिए, आपको स्पीड पता होनी चाहिए, है ना? सो डिस्टेंस तो हमने कैलकुलेट कर लिया ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से। स्पीड हमने कैसे कैलकुलेट करी? क्योंकि हमें दिया गया है कि C से C डैश तक आने में उसको 6 सेकेंड्स लगते हैं। सो अगर हमने C डैश वाला डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर लिया, हमें टाइम दिया गया था तो हमने स्पीड कैलकुलेट कर ली और उसके बाद हमारा आंसर आ गया। सिंपल, इजी, राइट? क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो NCERT के क्वेश्चंस हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बहुत बार एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आखिरी हमारा NCERT का क्वेश्चन है, उसके बाद NCERT के क्वेश्चंस फिनिश, फिर हम डिफरेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं। ओके, सो क्वेश्चन देखिए, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर and 9 meter from the base of the tower in the same straight line। क्या बोल रहे हैं कि हमारा एक टावर है, ठीक है, हमारा एक टावर है AB, ये हमारा ग्राउंड है और यहां पर 2 पॉइंट्स हैं C एंड D। पॉइंट C से भी आप टावर के टॉप को देख रहे हो और पॉइंट D से भी आप टावर के टॉप को देख रहे हो। सो पॉइंट C से जब आप टावर के टॉप को देख रहे हो तो आपका एंगल बन रहा है, कुछ भी बन रहा है, ठीक है भाई, आपका एंगल बन रहा है अल्फा, हमें नहीं पता। और पॉइंट D से जब आप देख रहे हो तो भी आपका कुछ एंगल बन रहा है, मान लो बन रहा है बीटा। ठीक है, हमें बोला जा रहा है कि ये जो दोनों एंगल्स हैं ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं, यानी कि अल्फा एंड बीटा आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सो भाई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब क्या होता है, आपने पढ़ा हुआ है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनका सम आपस में 90 डिग्री होता है। सो सम ऑफ एंगल्स इज 90 डिग्री। क्लियर है? सो यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज 90 डिग्री। सो आप लिख सकते हो बीटा को 90 डिग्री माइनस अल्फा। ठीक है, लिख सकते हो। ओके, अब बोल रहे हैं कि जो पॉइंट्स का डिस्टेंस है वो 4 मीटर है और 9 मीटर है फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, यानी कि बी सी के बीच का डिस्टेंस है 4 मीटर और बी डी के बीच का डिस्टेंस है 9 मीटर। ठीक है, डन। अब आपको क्या फाइंड करना है? फाइंड नहीं करना है, आपको प्रूव करना है। प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर, यानी कि ये जो हमारा टावर है इसकी जो हाइट है हमें प्रूव करना है कि h की वैल्यू 6 मीटर आती है। कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है। इन ट्राइंगल ABC, सबसे पहले इस ट्राइंगल ABC को देखिए, ये हमारा एक्यूट एंगल है तो डेफिनेटली उसके सामने वाली साइड विल बी द परपेंडिकुलर और एडजेसेंट साइड विल बी द बेस। सो परपेंडिकुलर है हमारा AB which is h, बेस है हमारा BC which is 4 मीटर। सो tan alpha will be perpendicular upon base that is h upon 4। ठीक है जी, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, राइट? अब आ जाइए नेक्स्ट ट्राइंगल, ट्राइंगल ABD में। ट्राइंगल ABD की जब हम बात करेंगे तो हमें क्या दिख रहा है कि ये हमारा एक्यूट एंगल है तो उसके सामने वाली साइड विल बी द परपेंडिकुलर, दैट इज परपेंडिकुलर हो गया AB, बेस हो गया BD। ठीक है, सो AB है h, BD क्या हो जाएगा? देखिए BD क्या है? 9 मीटर। So tan beta will be perpendicular upon base that is h upon 9। अब ध्यान दीजिए कि बीटा को मैं लिख सकती हूं 90 डिग्री माइनस अल्फा। So tan 90 डिग्री माइनस अल्फा इज h upon 9। अब आपने अगर चैप्टर नंबर 8 में ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में अगर आपने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, आपने पढ़ा होगा
वैसे तो टर्म 1 से डिलीट हो गया था, बट स्टिल अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत भी ध्यान दिया हो, सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स अगर आपने देखा है तो उसमें हमने क्या देखा था कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है वो कॉट थीटा के बराबर होता है। tan 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है वो कॉट थीटा के बराबर होता है। सिमिलरली साइन और कोसाइन के बीच में रिलेशन होता है, सीकेंट और कोसीकेंट के बीच में रिलेशन होता है। देखिए साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा के बराबर होता है, या सेक 90 माइनस थीटा जो होता है वो कोजेक थीटा के बराबर होता है। यानी कि ये कॉम्प्लीमेंट्री में को वर्ड आ रहा है तो इसमें भी टेंजेंट कोटेंजेंट, साइन कोसाइन, सीकेंट कोसीकेंट, ये आपस में रिलेटेड होते हैं। सो सिमिलरली यहां पर tan 90 डिग्री माइनस अल्फा को हम लिख सकते हैं कॉट अल्फा विच इज h/9। ठीक है जी, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब आप जानते हैं कि tan अल्फा क्या होता है, 1/cot अल्फा होता है। tan और cot जो है वो आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, यानी कि tan अल्फा मल्टीप्लाइड बाय cot अल्फा आंसर आता है 1। सो tan अल्फा की वैल्यू क्या है, h/4, cot अल्फा की वैल्यू है h/9, सो h/4 इंटू h/9 इज 1। सो इसका मतलब है h²/36 इज इक्वल टू 1। सो h² की वैल्यू है 36। अब h की वैल्यू क्या आ जाएगी, h की वैल्यू आ जाएगी +-6, है ना। आप लोग कहोगे मैम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वाले चैप्टर में हमने पढ़ा है कि h की वैल्यू आ जाएगी +-6, लेकिन क्या कभी भी हमारी हाइट ऑफ एनीथिंग, हाइट ऑफ अ बिल्डिंग, हाइट ऑफ अ पर्सन नेगेटिव हो सकती है? नहीं हो सकती है ना। सो इसीलिए h की वैल्यू -6 हो जाएगी रिजेक्ट, वो तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि h हमने क्या माना है, हाइट मानी है। तो इसीलिए हमारा आंसर क्या है, h की वैल्यू है 6 और यही हमें प्रूव करना था। सो हेंस प्रूव्ड, यही हमें प्रूव करना था। क्लियर है, इजी राइट। देखिए हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। सो इस क्वेश्चन में सब कुछ सेम था, सब कुछ सिंपल था। बस ध्यान रखना है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रेशोज क्या होती हैं। अगर इनका आपने ध्यान रखा है तो एवरीथिंग इज सिंपल, इजी राइट। चलिए, सो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस तो बच्चे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो फिनिश हो जाते हैं। अब चलते हैं आगे और कुछ अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को देखते हैं जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, प्लस कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। सो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, if the angle of elevation of a cloud from a point h meters above a lake is alpha and the angle of depression of its reflection in the lake is beta, prove that the height of the cloud is this। ये चीज आपको प्रूव करनी है। अब देखो फिगर सोचो, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सो देखिए क्या बोल रहा है, हमारे पास एक लेक है, ठीक है, ये हमारी लेक है, यहां पर कोई इंसान खड़ा है, ठीक है। यहां पर क्या बोल रहे हैं कि इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट h मीटर्स अबव द लेक, लेक के h मीटर्स अबव, ये h मीटर्स अबव कोई पॉइंट से हम एक क्लाउड को देख रहे हैं। सो पॉइंट C ये हमारा क्लाउड हो गया, ठीक है, हम क्लाउड को देख रहे हैं बिल्कुल। तो ये जो एंगल बन रहा है हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन, दिस इज अल्फा, ठीक है। सो ये पॉइंट मान लेते हैं पॉइंट E, डन। अब वो कह रहे हैं, अब वो क्या कह रहे हैं कि अगर हम पॉइंट ए पर खड़े होकर क्लाउड को देख रहे हैं तो डेफिनेटली लेक के अंदर पानी है और पानी में किसी भी चीज की रिफ्लेक्शन बनेगी, है ना। सो उस क्लाउड की भी क्या बन रही है, रिफ्लेक्शन बन रही है, ठीक है जी। सो उस क्लाउड की रिफ्लेक्शन बन रही है पॉइंट सी डैश पर, तो यहां पर हम लिख सकते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ क्लाउड, ठीक है। सो सी डैश क्या है, हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ क्लाउड है, ठीक है। अब पॉइंट ए पर खड़े होके हम क्लाउड की रिफ्लेक्शन देख रहे हैं, तो ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ये है हमारा बीटा, ये हो गया बीटा, ठीक है जी। अब वो कह रहे हैं हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द लेक, ये x जो है ये आपको बताना है कि वो ये होगा, ये आपको प्रूव करना है। सो आपको क्या प्रूव करना है, हाइट ऑफ क्लाउड, हाइट ऑफ द क्लाउड विच इज x,
तो आपको क्या दिखाना है कि x इज इक्वल टू h tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा। ये चीज आपको क्या करनी है, प्रूव करनी है। ठीक है, अब कैसे करेंगे देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपने साइंस में पढ़ा है, आपने साइंस में क्या पढ़ा है कि अगर आप प्लेन मिरर के आगे खड़े हो और आप जितनी प्लेन मिरर के नजदीक खड़े हो जाओगे उतनी ही नजदीक आपकी इमेज बनेगी, है ना। यानी कि द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द प्लेन मिरर इज सेम एज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन मिरर एंड द इमेज। इमेज और प्लेन मिरर के बीच का जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस ऑब्जेक्ट और प्लेन मिरर के बीच में होगा। यानी कि अगर ये लेक जो है, यानी कि पानी जो है, वो हमारे एक प्लेन मिरर की तरह काम करता है, सो जितनी दूरी पर क्लाउड होगा उतनी ही दूरी पर उसकी इमेज बनेगी, उसकी रिफ्लेक्शन बनेगी। सो यानी कि अगर पॉइंट डी और सी के बीच में डिस्टेंस x है तो डी और सी डैश के बीच में डिस्टेंस भी जो होगा वो भी x हो जाएगा, है ना। सो आप यहां पर रीजन लिख सकते हो कि सी डी इज इक्वल टू सी डैश डी विच इज इक्वल टू x। क्या रीजन है, वो जो साइंस में हमने पढ़ा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द मिरर इज सेम एज द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड द इमेज, है ना। So distance between object and plane mirror is same as distance between image and mirror। ठीक है, सो इस रीजन की वजह से ये हो गया x। अब आगे, अब हमें क्या प्रूव करना है कि भाई x की वैल्यू जो है इसके बराबर है। तो यानी कि अब यहाँ पर कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्री का तो यूज करेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो हमें दिया गया है उसका कहीं ना कहीं तो इस्तेमाल होगा। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। सो अब देखिए, अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देती हूँ और यहाँ पर हमने मान लिया पॉइंट F। सो हमें पता है कि ये बी डी सी डैश एफ, बी डी सी डैश एफ ये एक रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल के अंदर ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। सो सी डैश डी और एफ बी ये भी आपस में बराबर हो जाएंगे बिकॉज ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल। सो ये भी एक्स हो गया। ठीक है जी। अब अगर ये एंगल बीटा है तो डेफिनेटली ये एंगल भी बीटा होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो अब आप देखिए ट्राइंगल ए एफ सी डैश में कहां देखना है, इन ट्राइंगल ए एफ सी डैश। ठीक है जी, इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं जो मैं हाईलाइट कर रही हूं येलो पेन से। सो हम किसकी बात कर रहे हैं, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। यहां पर हमारे पास ये वाला एंगल जो है ये एक्यूट एंगल है। सो एक्यूट एंगल के सामने वाली साइड दैट इज दिस साइड इज द परपेंडिकुलर और ये हमारा क्या हो गया, बेस हो गया। ठीक है, सो हमारे पास परपेंडिकुलर क्या हो गया ए एफ और ए एफ की लेंथ क्या है h प्लस एक्स और हमारे पास बेस क्या हो गया एफ सी डैश जो कि हमें मालूम नहीं है। सो tan बीटा will be perpendicular upon base, so tan बीटा हो गया h प्लस एक्स अपॉन ये हो जाएगा एफ सी डैश। ठीक है, सो एफ सी डैश की वैल्यू आ गई h प्लस एक्स अपॉन tan बीटा। ठीक है जी, क्लियर है, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब ध्यान से देखिए ए ई सी डैश एफ, ए ई सी डैश एफ ये भी क्या है, एक रेक्टेंगल है, ये भी एक रेक्टेंगल है। तो डेफिनेटली जो एफ सी डैश की लेंथ होगी वही हमारे ए ई की लेंथ होगी। सो ए ई जो है वो एफ सी डैश के बराबर हो जाएगा। सो यानी कि एफ सी डैश जो है वही हमारा ए ई आ गया। ठीक है जी, बढ़िया। अब इस ट्राइंगल में देख लीजिए ए ई सी में, इस ट्राइंगल ए ई सी में अगर देखेंगे तो इन ट्राइंगल ए ई सी आपको दिख रहा है कि एक्यूट एंगल ये है अल्फा। एक्यूट एंगल के सामने वाली साइड क्या हो गई भाई, परपेंडिकुलर। सो यानी कि परपेंडिकुलर हो गया हमारा सीई, बेस हो गया हमारा एई। अब आप फिगर में ध्यान से देखिए, अगर ये हमारा h है तो डेफिनेटली ये भी h हो जाएगा। तो हमारा सीई क्या हो जाएगा, देखिए सीई प्लस ई डी इज इक्वल टू h, है ना, इज इक्वल टू x, इज इक्वल टू x।
राइट ये जो है ये CD के बराबर है, सो CE प्लस H इज इक्वल टू X, सो CE क्या हो गया भाई X माइनस H, सो ये हो गया X माइनस H, ठीक है, सो CE क्या हो गया X माइनस H और AE हमें फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, सो tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो tan अल्फा इज इक्वल टू X माइनस H अपॉन AE, सो AE क्या हो गया X माइनस H अपॉन tan अल्फा, सो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब आपको पता है कि AE और FC डैश आपस में बराबर है, सो फ्रॉम 1 एंड फ्रॉम 2, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाएगा भाई X माइनस H अपॉन tan अल्फा इज इक्वल टू X प्लस H अपॉन tan बीटा। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सो tan बीटा इंटू X माइनस H इज इक्वल टू X प्लस H इंटू tan अल्फा, सो X tan बीटा माइनस H tan बीटा इज इक्वल टू X tan अल्फा प्लस H tan अल्फा, ठीक है जी, क्लियर है, इजी। अब x वाले टर्म्स को एक तरफ रख लीजिए, h वाले टर्म्स को एक तरफ, तो x tan बीटा माइनस x tan अल्फा विच इज इक्वल टू h tan अल्फा प्लस h tan बीटा। सो देखिए क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहां पर लिख लेते हैं x कॉमन लिया, tan बीटा माइनस tan अल्फा विच इज इक्वल टू h कॉमन ले लेंगे, सो tan अल्फा प्लस tan बीटा। अब हमें क्या प्रूव करना था कि x की वैल्यू ये आ रही है, तो आप देख लीजिए यहां से x क्या आ गया h इंटू tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा, खत्म कहानी। यही हमें प्रूव करना था कि हाइट ऑफ द क्लाउड कितना आ रहा है ना, और यही हमारा आंसर है, सो हेंस प्रूव्ड। क्लियर है, इजी है, राइट। बस फर्क इतना है कि यार प्रूविंग वाले क्वेश्चंस में ना बच्चे घबरा जाते हैं कि अरे यार मैम वैल्यू तो दी नहीं है तो क्या करें, नहीं दी है तो कुछ नहीं करना, सिर्फ सिंपल अल्फा बीटा एक्स एच इन सब की वैल्यूज रख दीजिए और जो आपकी कॉमन सेंस कह रही है उसके अकॉर्डिंग काम करते चलिए, अपना आप आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो हमने एक सिंपल से लॉजिक का इस्तेमाल किया है, यहाँ पर साइंस का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। क्या यूज हो रहा है कि ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में जितनी दूरी है उतनी ही दूरी हमारे मिरर और इमेज के बीच में बनती है ना। सो उसी चीज का हमने यूज किया एंड वी गॉट आवर आंसर। सो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है और अलग अलग तरीकों से पूछा जा चुका है। कभी कभार वो एंगल्स दे देते हैं, अल्फा और बीटा की वैल्यू दे देते हैं और आपको कहते हैं कि निकालो भाई हाइट ऑफ क्लाउड निकालो, तब आप निकाल सकते हो, तब आपका आंसर कोई नंबर्स में आएगा। यहाँ पर वैल्यूज नहीं दी गई है, यहाँ पर प्रूविंग के लिए दे दिया गया है, तो ये भी सिंपल है, कुछ नहीं करना है ना, सिर्फ क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना है और करेक्ट नीट एंड क्लीन फिगर ड्रॉ करनी है। ठीक है जी, क्लियर है सभी को, राइट। चलें आगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा सीबीएसई बोर्ड 2014 में 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स चलने के बाद द एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम्स 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन कम हो रहा है, यानी कि एरोप्लेन जो है वो हमसे दूर जा रहा है, हमारे नजदीक नहीं आ रहा है, हमसे दूर जा रहा है, ठीक है। ओके, इफ द एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट हाइट, एरोप्लेन की हाइट जो है वो सेम है, कांस्टेंट है, इज 3000√3 मीटर, देन फाइंड द स्पीड ऑफ द एरोप्लेन। तो देखिए स्पीड वाली बात आ गई यहां पर भी, तो STD स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, राइट। चलिए सो फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास ये ग्राउंड है, अब एरोप्लेन जो है वो उड़ रहा है और पॉइंट A से या पॉइंट P से हम इस एरोप्लेन को देख रहे हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री, ठीक है जी। और एरोप्लेन की ये जो हाइट है AB, ये हमारी फिक्स्ड है, दैट इज 3000√3 मीटर। अब कुछ समय चलने के बाद 30 सेकेंड्स ट्रैवल करने के बाद हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन कम हो रहा है, 30 डिग्री हो रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन कम हो रहा है यानी कि एरोप्लेन हमसे दूर जा रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है ना। सो एरोप्लेन जो है वो हमसे दूर आकर पॉइंट A डैश पर आ गया,
ठीक है। सो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो अब कम हो गया और वो हो गया 30 डिग्री, ठीक है। और हाइट अभी भी सेम है, हाइट अभी भी सेम है, दैट इज 3000√3 मीटर। हाइट अभी भी सेम है। वो कह रहे हैं कि अगर एरोप्लेन ने इतना डिस्टेंस 30 सेकेंड्स में कवर किया है तो एरोप्लेन की स्पीड क्या होगी, एरोप्लेन की स्पीड क्या होगी। तो भाई स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, यानी कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो आपको टाइम दिया गया है, अगर आप डिस्टेंस निकाल लें तो बड़े आराम से इस फॉर्मूला की मदद से स्पीड आ जाएगी। अब डिस्टेंस, एरोप्लेन ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, यानी कि एरोप्लेन ने ए से लेकर ए डैश डिस्टेंस ट्रैवल किया है, दैट इज एक्स। अब अगर ये एक्स है तो भाई ये भी एक्स होगा, रेक्टेंगल है ना, क्योंकि रेक्टेंगल है, ठीक है। अब देखिए इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल PAB में देखिए, इन ट्राइंगल PAB tan 60 डिग्री इज क्या हो जाएगा, AB अपॉन PB, है ना। सो ये हो गया 3000√3 अपॉन PB। tan 60 डिग्री होता है √3, सो 3000√3 अपॉन PB। सो √3 कैंसिल, PB आ गया 3000 मीटर, ठीक है जी। PB आ गया 3000 मीटर, हमें ये x पता लगाना है। अब ट्राइंगल A'PB' को देखिए, ट्राइंगल A'PB' को देखिए। सो tan 30 डिग्री, ये हमारा एक्यूट एंगल है tan 30 डिग्री, ये परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया, ये पूरा का पूरा बेस हो गया, ठीक है। सो A', B' अपॉन बेस क्या हो गया, PB', ये हो गया 3000√3 अपॉन 3000 प्लस x, ठीक है जी। अब tan 30 डिग्री इज 1/√3, सो 3000√3 अपॉन 3000 प्लस x, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 3000 प्लस x, ये हो गया 3000√3 इंटू √3, दैट इज 9000, क्योंकि √3 इंटू √3 होता है 3, सो 3000 इंटू 3 इज 9000, सो x हो गया 6000 मीटर। यानी कि एरोप्लेन ने पॉइंट A से A' जाने में 6000 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया है। डिस्टेंस आ गया, टाइम हमें पता है, स्पीड हम निकाल लेंगे, है ना। सो क्या हो जाएगा भाई, स्पीड ऑफ एरोप्लेन दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है उसने, 6000, टाइम क्या है 30, सो 0 0 कैंसिल, ये हो गया 200, सो 200 मीटर पर सेकेंड, दिस इज आवर आंसर। ये हमारा फाइनल आंसर है। क्लियर हुआ, इजी है, सिंपल है, कुछ नहीं करना बच्चों, सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है जी। जब भी कभी टाइम, डिस्टेंस, स्पीड की बात होती है तो STD कॉल्स मिलाते हैं हम अपने दोस्तों को, अपने पेरेंट्स को। सो स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, ठीक है जी। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, और ऐसे टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। डन, राइट। चलिए अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी क्वेश्चन CBSE बोर्ड 2011 में पूछा जा चुका है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ चुका है। तो देखिए क्या है, 2 poles of equal heights are standing opposite to each other। 2 पोल्स हैं जिनकी हाइट बराबर है और एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं, ठीक है जी। तो यहां पर ये हमारा ग्राउंड है, एक पोल AB यहां पर खड़ा है और दूसरा पोल CD यहां पर खड़ा है, और दोनों की हाइट क्या है, बराबर है। तो भाई हाइट जो है बेचारों की बराबर दिखा देते हैं, है ना। हाइट जो है इनकी बराबर है, सो ये हो गया CD, ठीक है जी। हाइट इनकी बराबर है, बिल्कुल बराबर है। और वो किसके बराबर है हाइट इनकी, हाइट नहीं दी गई है, हाइट बस बोला गया है कि इनकी बराबर है, ठीक है जी। हाइट हमें फाइंड आउट करनी है, बेसिकली हाइट ऑफ पोल हमें फाइंड आउट करना है, दैट इज H जो है वो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि वो जो रोड है वो 100 मीटर वाइड है, यानी कि ये जो रोड है ये 100 मीटर वाइड है। BD जो हमें दिया गया है ये दिया गया है 100 मीटर, ठीक है। क्लियर है, ओके। अब उसके बाद फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, सड़क के बीच में एक पॉइंट है, ठीक है। सड़क के बीच में एक पॉइंट है, पॉइंट P।
अब वो कह रहे हैं कि पॉइंट P से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। अब पॉइंट P पर खड़े होकर मैं देख रही हूं पॉइंट C को और पॉइंट D को, तो हमारा एंगल जो है ये हो गया, सपोज मान लेते हैं 60 डिग्री और ये मान लेते हैं 30 डिग्री। अब अगर हमारा पॉइंट P से मैं पॉइंट A को देख रही हूं और एंगल है मेरा 60 डिग्री, तो बताइए कि पॉइंट P जो है वो किस पोल के नजदीक है। जल्दी से, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है लेकिन ये मैं अपनी तरफ से पूछ रही हूं कि पॉइंट P इज नियरर टू विच पोल। पॉइंट P इज नियरर टू विच पोल, किस पोल के नजदीक है, जल्दी बताइए। पॉइंट P जो है, फिगर में आपको समझ नहीं आएगा, थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाइए कि पॉइंट P जो है वो किस पोल के नजदीक है। अब भाई देखो, मैं चल के आ रही हूं आपके घर के नजदीक और आप अपने घर की छत पर खड़े हो, तो अगर मैं जितनी नजदीक आती जा रही हूं और मैं आपको देख रही हूं तो मेरी गर्दन ऊपर उठती जाएगी, है ना। यानी कि अगर मेरा डिस्टेंस कम हो रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन यहां पर ज्यादा है, इसीलिए पॉइंट P जो है वो पोल AB के नजदीक है। सो पॉइंट P इज नियरर टू विच पोल, दैट मीन्स वो AB के नजदीक है। वो किसके नजदीक है, AB के नजदीक है। क्लियर है, क्वेश्चन का पार्ट नहीं था बट ये कॉमन सेंस थी जो मैंने आपसे पूछा। ठीक है, चलिए अब इसको मान लीजिए x और ये हो जाएगा 100 माइनस x। हमें h की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो बहुत ही आसान है। इस ट्राइंगल में देखिए, सबसे पहले इन ट्राइंगल ABP में देखिए, जल्दी से देखिए, बताइए क्या हो जाएगा। tan 60 डिग्री is equal to h upon x, रूट 3 is equal to h upon x, so x हो गया हमारे पास h upon रूट 3। ठीक है जी, क्लियर है। उसके बाद इस ट्राइंगल में देखिए, दैट इज ट्राइंगल CPD, so tan 30 डिग्री is equal to h upon 100 minus x, so 1 upon root 3 is equal to h upon 100 minus x, so 100 minus x is equal to h root 3। ठीक है, अब x की वैल्यू ये पुट कर दीजिए, तो 100 इज माइनस h अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू रूट 3h। ठीक है जी, सो 100 इज इक्वल टू रूट 3h प्लस h अपॉन रूट 3। सो ये हो गया, ये हो जाएगा 3h प्लस h, दैट इज 4h अपॉन रूट 3। ठीक है जी, सो उसके बाद h की वैल्यू क्या आ गई, 100 इंटू रूट 3 अपॉन 4, सो h आ गया 25 रूट 3 मीटर, यानी कि हाइट ऑफ द पोल बन गया 25 रूट 3 मीटर, एंड दिस इज आवर आंसर। ये हमारा फाइनल आंसर है। क्लियर है, सो सिंपल क्वेश्चन है लेकिन 4 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, तो आपके पेपर में आने के भी चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 11। From the top of a hill, the angles of depression of 2 consecutive kilometer stones due east are found to be 30 degree and 45 degree. Find the height of the hill. अब आपको क्या करना है, देखिए आपको बोला गया है कि आप एक हिल पर खड़े हो, ठीक है, AB, दिस इज आवर हिल, और आप क्या कर रहे हो, 2 लगातार कॉन्जिक्यूटिव किलोमीटर स्टोन्स को देख रहे हो। सपोज मानो आप दिल्ली से चंडीगढ़ जा रहे हो और जब आप गाड़ी से या बस से ट्रैवल कर रहे हो तो आपको दिखता है कि वहां पर व्हाइट कलर के स्टोन्स लगे होते हैं कि चंडीगढ़ 10 किलोमीटर्स अवे, फिर आप और नजदीक जाते हो तो चंडीगढ़ 9 किलोमीटर्स अवे, 8 किलोमीटर, 7 किलोमीटर्स। तो यानी कि एक एक किलोमीटर के बाद आपको बताने के लिए कि आप अपनी डेस्टिनेशन से कितनी दूरी पर है, वो किलोमीटर स्टोन्स लगाए जाते हैं और वो एक एक किलोमीटर के डिस्टेंस पर होते हैं, तो इसीलिए उन्हें किलोमीटर स्टोन्स कहा जाता है। फॉरेन कंट्रीज में जो डिस्टेंस है वो माइल्स में मेजर किया जाता है, तो इसीलिए वहां पर इन्हें माइल स्टोन्स कहा जाता है, जो कि एक एक माइल, 1 माइल की दूरी पर होते हैं, एक एक मील की दूरी पर होते हैं। ठीक है, सो अगर हमारा एक स्टोन पॉइंट C और दूसरा स्टोन पॉइंट D, ये हमारे 2 लगातार आने वाले किलोमीटर स्टोन्स हैं, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस होगा वो 1 किलोमीटर होगा, दैट इज वो होगा 1000 मीटर। ठीक है, अब अगर हम पॉइंट A पर खड़े होकर पॉइंट C को
और पॉइंट डी को देख रहे हैं तो हमारे एंगल्स हमें दिए गए हैं 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। अब कौन सा एंगल 30 डिग्री होगा और कौन सा एंगल 45 डिग्री होगा ये कैसे पता चलेगा? देखो, अगर हम हिल पर खड़े हैं और हिल के जस्ट नीचे कोई इंसान खड़ा है या कोई पत्थर है जिसको हम देख रहे हैं तो हमें गर्दन ज्यादा नीचे करनी पड़ रही है, तब हमारा एंगल ज्यादा होगा। तो दैट मीन्स ये वाला जो एंगल है जब हम पॉइंट सी को देख रहे हैं तब होगा 45 डिग्री, और जब हम पॉइंट डी को देख रहे हैं तब हमारा एंगल होगा कम, दैट इज 30 डिग्री। क्लियर है सभी को? राइट, चलिए। सो यानी कि सिमिलरली ये एंगल हो जाएगा 45 डिग्री और ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द हाइट ऑफ द हिल, दैट मीन्स ये h जो है ये हमें कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? बहुत ही सिंपल है। चलिए, तो सबसे पहले तो भाई इन ट्राइंगल ABC देख लीजिए, tan 45 डिग्री क्या हो जाएगा? AB upon BC, that is perpendicular upon base, which is H upon BC. So tan 45 degree 1 होता है, so 1 is equal to H upon BC. So BC हो गया H, ठीक है, BC की वैल्यू आ गई H। अब ट्राइंगल ABD में देखेंगे, अगर इन ट्राइंगल ABD तो हमें क्या दिख रहा है? tan 30 डिग्री। 30 डिग्री ये हमारा एक्यूट एंगल है, इसके सामने वाली साइड AB इज द परपेंडिकुलर, सो AB अपॉन, और इसके एडजेसेंट साइड दिस BD इज द बेस, सो ये हो गया H अपॉन BD। कितना हो गया? H प्लस 1000। हमने मीटर में चेंज कर लिया, ठीक है, किलोमीटर में नहीं, हमने मीटर में चेंज कर लिया, सो ये हो गया H अपॉन 1000। ठीक है, अब tan 30 डिग्री क्या होता है? tan 30 डिग्री इज 1/√3, सो 1/√3 इज इक्वल टू H अपॉन H प्लस 1000, सो H प्लस 1000 इज इक्वल टू √3H, सो 1000 इज इक्वल टू H कॉमन लिया √3 - 1, सो H क्या आ गया? 1000 अपॉन √3 - 1। अब हम क्या कर लेते हैं? इसको रैशनलाइज कर लेते हैं, सो √3 + 1 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई किया, सो आंसर हो जाएगा 1000 इंटू √3 + 1, और डिनोमिनेटर में क्या हो गया? a - b इंटू a + b, दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, है ना? a + b इंटू a - b, एल्जेब्राइक आइडेंटिटी लग रही है, दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, राइट? सो ये हो गया √3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, सो दिस इज 1000 multiplied by √3 + 1 upon 3 - 1, that is 2. So height हो गई हमारी 500 √3 + 1 मीटर। This is our answer. यानी कि जो हमारी हिल की हाइट है वो क्या आई है? 500 इंटू √3 + 1 मीटर। ध्यान देना है कि आपने किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया है, तो इसीलिए आपका आंसर मीटर में आ रहा है। अगर आप किलोमीटर को किलोमीटर ही रहने देते तब आपका जो आंसर आता वो किलोमीटर में आता। ठीक है, तो ये यूनिट्स का ध्यान देना है, एग्जाम में नंबर कट जाते हैं अगर आप यूनिट्स नहीं मेंशन करेंगे तो, राइट? चलिए, अब एक आखिरी क्वेश्चन पर चलते हैं जो कि हमारा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि आपके एग्जाम में जो आपका सेक्शन सी है वो आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस का होने वाला है, सो वो क्वेश्चंस भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। मिस्टर कॉलिन इज अ नेवी ऑफिसर हु इज टास्क्ड विद planning a coup on the enemy at a certain date. Currently he is inspecting the area standing on the top of a cliff. यानी कि वो इस cliff यानी कि एक छोटी सी पहाड़, छोटा सा हिल, उसके ऊपर ये मिस्टर कॉलिन हमारे खड़े हैं और वो क्या कर रहे हैं? देव को देख रहे हैं, यहाँ पर अमर को भी देख रहे हैं और भवानी को भी देख रहे हैं। ठीक है, ओके, या ये सारी कहानी यहाँ पर आपको दी गई है। अब क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखिए। फ्रॉम कॉलिन टू भवानी जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है? 30 डिग्री। यानी कि कॉलिन अगर हमारा भवानी को देख रहा है तो वो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है और वो बन रहा है 30 डिग्री। दैट मींस दिस एंगल इज 30 डिग्री। अब अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो डेफिनेटली ये वाला एंगल भी हमारा 30 डिग्री हो गया। ठीक है, देन फ्रॉम देव टू कॉलिन एंगल बन रहा है 60 डिग्री। अगर देव यहां पर है, वो कॉलिन को देख रहा है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 60 डिग्री। दैट मींस दिस एंगल इज 60 डिग्री।
अब अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो डेफिनेटली दिस एंगल इज ऑल्सो 60 डिग्री बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, राइट। नेक्स्ट, फ्रॉम अमर टू कॉलिन एंगल क्या बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है, यानी कि अगर अमर जो है वो कॉलिन को देख रहा है, सो दिस एंगल इज ऑल्सो 60 डिग्री। ठीक है जी, क्लियर, इतनी इंफॉर्मेशन हमें दी गई है। फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, Which of the following is a pair of angle of elevation? Angle of elevation कौन से एंगल्स हैं? अगर कॉलिन देव को देख रहा है, so this angle B is angle of elevation. अगर अमर कॉलिन को देख रहा है, so this angle E is angle of elevation. और अगर भवानी कॉलिन को देख रहा है, so this is F also is angle of elevation. So B, E and F ये तीन एंगल्स हमारे एंगल ऑफ एलिवेशन है। सो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ऑप्शन B हमारा करेक्ट हो जाता है, दैट इज एंगल B एंड एंगल E। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज एंगल ऑफ डिप्रेशन? एंगल ऑफ डिप्रेशन अब हमें बताना है। सो अगर कॉलिन हमारा अमर को देख रहा है तो एंगल C ये हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन है। अगर कॉलिन भवानी को देख रहा है तो एंगल D इज एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंड अगर देव कॉलिन को देख रहा है सो दिस एंगल A इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। सो A, C एंड D ये तीनों एंगल्स एंगल ऑफ डिप्रेशन है। सो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस, भाई कौन सा ऑप्शन करेक्ट लग रहा है हमें? हमें लग रहा है ऑप्शन C करेक्ट, दैट इज एंगल C एंड एंगल D आर एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके, नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन में थोड़ी सी कैलकुलेशन है, तो देखिए क्या कह रहा है। If the angle of elevation of Amar to Colin is 60 degree, यानी कि अमर जो है वो कॉलिन को देख रहा है, so this angle is 60 degree। आगे, what is the distance of Amar's boat from the base of the hill? यानी कि ये जो हमारी हिल है और ये अमर की बोट है, इसके बीच में जो ये डिस्टेंस बन रहा है वो आपको बताना है। और ये जो हिल है, ये जो क्लिफ है, इसकी हाइट हमें h दी जा रही है। सो देखिए, अब आप अपने तरफ से एक फिगर ड्रॉ कर लो, बहुत ही सिंपल है। ये हमारी क्लिफ है जिसकी हाइट है h, इस पर खड़ा है ये हमारा कॉलिन और यहां पर है ये अमर की बोट। ठीक है, अमर कॉलिन को देख रहा है, सो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री। और आपको क्या बताना है, ये हमारा जो है मान लो ये पॉइंट P है, सो अमर की बोट का डिस्टेंस बताना है फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल, दैट मींस दिस डिस्टेंस यू हैव टू टेल। ये x की वैल्यू आपको बतानी है। सो बहुत आराम से आप देख पा रहे हैं, ये एक्यूट एंगल है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। सो tan 60 डिग्री is perpendicular upon base, that is h upon x. So root 3 is equal to h upon x. So x की वैल्यू आ गई h upon root 3 meter. This is our answer. That is the distance of Amar's boat from the foot of the hill is h upon root 3 meter. और इसी के अकॉर्डिंग ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन B is correct. Easy, simple, right? चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। If the angle of depression of Colin to Bhavani is 30 degree, कॉलिन जो है वो भवानी को देख रहा है, सो एंगल ऑफ डिप्रेशन दिस एंगल इज 30 डिग्री। सो डेफिनेटली ये वाला एंगल भी 30 डिग्री होगा। ठीक है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ अमर्स बोट फ्रॉम भवानीज बोट? यानी कि अमर और भवानी की बोट में कितना डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है। बहुत सिंपल है, चलिए फिगर ड्रॉ करते हैं, अपने आप से ड्रॉ करिए। ये आपकी क्लिफ है जहां पर पॉइंट C पर कॉलिन खड़ा है, ये पॉइंट P है और इसकी हाइट है h। इस पॉइंट पर अमर की बोट है और यहां पर भवानी की बोट है और हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन ये एंगल दिया गया है 60 डिग्री। सो दैट मींस दिस एंगल इज 60 डिग्री एंड यू हैव टू कैलकुलेट AB। और आपको PA ये जो डिस्टेंस है अभी अभी आपने कैलकुलेट किया है h अपॉन रूट 3। सो h अपॉन रूट 3 ये डिस्टेंस आपको पता है PA फ्रॉम दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब आपको ये डिस्टेंस सपोज y जो है वो कैलकुलेट करना है, अमर और भवानी की बोट के बीच का डिस्टेंस। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये हमारा एक्यूट एंगल है, सॉरी ये एंगल हमें 30 डिग्री दिया जा रहा है, दिस एंगल इज 30 डिग्री। ठीक है, सो tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज 1 अपॉन रूट 3 इज h अपॉन h रूट 3 प्लस y। So h root 3 plus y is equal to root 3h. So y हो जाएगा root 3h minus h upon root 3. So y की वैल्यू क्या हो जाती है? LCM ले लीजिए,
So 3h minus h, so y हो गया 2h upon root 3 meter and this is our answer. यानी कि the distance between Amar's boat and Bhavani's boat is 2h upon root 3. So इसके according कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ हमारा? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है भाई? ऑप्शन सी इज करेक्ट. ऑप्शन सी इज आवर आंसर, राइट? क्लियर है सभी को ये चैप्टर? सो बहुत ही सिंपल है बच्चे, क्वेश्चंस ध्यान से रीड करने हैं और ऑटोमेटिकली जब आपने नीट एंड क्लीन फिगर ड्रॉ कर ली है, फिगर में सब कुछ मार्क कर लिया है, तो आपको समझ आ जाएगा कि हमें फाइंड आउट क्या करना है और उसके अकॉर्डिंगली अगर आप अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगाते हैं सो योर क्वेश्चन बिकम्स वेरी वेरी सिंपल. सो आई होप आज की क्लास आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गई है एंड अब इस चैप्टर में आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं है. सो अब हम मिलेंगे फिर कभी किसी और नेक्स्ट सेशन में. तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू.